वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं या सॉल्व करने वाले हैं मॉक टेस्ट 7। कहां पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको कंटेंट फ्री, मतलब फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और अब तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, जैसे IIT हो गया, नीट हो गया और एक एग्जाम है उसमें जिसका नाम है क्या, CUET। तो ये सारे मॉक टेस्ट हम सॉल्व किसके कर रहे हैं? CUET एग्जाम के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। रूल्स तुमको ऑलरेडी पता है, भले क्वेश्चन 50 है इस मॉक टेस्ट में, एग्जाम में भले 40 सॉल्व कर लेना, पर अभी हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं इसलिए हम पूरे के पूरे क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स दोगे खुद को? +5। जहां कुछ गलत कर दो तो -1, और अगर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, तो उसका क्या कंसिडर करोगे? 0। उसके बाद अगर एग्जाम में सपोज करो तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और तुमको लग रहा है कि वो क्वेश्चन गलत है पर तुमने सॉल्व किया है फिर भी, या फिर क्वेश्चन तो सही है पर उसके ऑप्शंस गलत है, या 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा ऑप्शंस है, और अगर तुमने वो सॉल्व किया है तो उस केस में तुमको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। पर इसका ये मतलब नहीं कि तुमको हर क्वेश्चन गलत गलत लग रहा है, सारे सॉल्व करके आ गए, पता चला पूरा का पूरा नेगेटिव मार्किंग होगी। ऐसे भी नहीं करना है, बहुत सोच समझ के करना है, स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि सिर्फ ये एग्जाम क्रैक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छी रैंक लाना भी इंपॉर्टेंट है, तभी तुम्हें तुम्हारा चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी मिलेगा काउंसलिंग के टाइम पे। अच्छा, और ये पता ही है तुमको रूल्स में कि क्या यूज करना मना है, जल्दी बताओ। कैलकुलेटर्स। तो इसी नोट के साथ आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिख ही रहा होगा बोर्ड पे जो तुम्हें दिख रहा है। क्या करते हैं हम? सबसे पहले उसका कीवर्ड को करते हैं अंडरलाइन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच कंडीशन डिस्क्राइब द सेक्स करेक्टली? अब देखो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब ये पक्का है कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। थोड़ा थोड़ा रफ पढ़ोगे तो समझ में आ रहा है। अब इसमें से तुमको करेक्ट वाला स्टेटमेंट चूज करना है। सीधा सीधा तुम लगा सकते हो डिडक्शन मेथड। 4 स्टेटमेंट है, उसमें से 3 गलत होंगे, जो 1 बच गया वो सही है, या अगर तुमको पता है तो सीधा सीधा टाइम बचाओ और करेक्ट वाला चूज कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। XO कंडीशन एज इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइन द फीमेल सेक्स। अगर याद करो, XO कंडीशन जो होती है वो फीमेल को डिटरमाइन करती है, पर फीमेल को हम कब बोलेंगे कि डिटरमाइन होती है? जब कंडीशन क्या रहे, X और X। इस कंडीशन में एक X कम है, तो याद रखो बाय बर्थ तो वो फीमेल है, बट होगी क्या, वो स्टेराइल होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंडर डेवलप्ड ओवरी रहेगी, यूट्रस रहेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आएंगे नहीं। तो कहने के लिए तो सिर्फ वो फीमेल है, पर करेक्टली जो फीमेल सेक्स है वो कौन सा कंडीशन डिटरमाइन करता है? XX, ना कि XO। तो ये तो भैया स्टेटमेंट हो गया गड़बड़। पूछा क्या है? करेक्ट वाला स्टेटमेंट। चलो स्टेटमेंट नंबर B पढ़ लेते हैं। XX सेक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस मेल इन ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला में XX रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता, हेट्रोजीनस जेनेसिटी रिस्पॉन्सिबल रहती है, और ये तो होमोजीनस कंडीशन दिख रहा है, ठीक है। आगे ZZ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन फीमेल सेक्स इन बर्ड। तो अगर याद होगा तो बर्ड्स में होता है ZZZW कंडीशन, ठीक है। चलो आगे और पढ़ लेते हैं। XO सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रास हॉपर। और अगर याद होगा तो इसमें से उन्होंने क्या पूछा है? करेक्ट वाला ऑप्शन। तो वापस फीमेल्स वर्ड में ZZZW हेट्रोजिनिसिटी फीमेल्स में डिटरमाइन होती है, किस कंडीशन में? बर्ड्स में। मैमल्स में या फिर ह्यूमन में कौन डिसाइड करता है? मेल डिसाइड करता है। तभी हमारे ह्यूमंस में मेल कब बोलते हैं? कि जब Z, X और Y कंडीशन हो। हाँ, बट जो आखिरी वाला कंडीशन जो X0 कंडीशन है, इंसेक्ट्स में, याद करो ग्रास हॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है, पर इंसेक्ट्स में तुमने पढ़ा होगा फीमेल के पास तो XX क्रोमोसोम रहता है, मेल के पास जो Y क्रोमोसोम होना चाहिए था वो गायब होता है, तो उसको हम बोलेंगे XO कंडीशन, ठीक है। पर सेम XO अगर फीमेल में बात करोगे टर्नर सिंड्रोम में, तो वो फीमेल होती है बाय बर्थ, पर फेमिनाइन कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होते, पर फीमेल होने के लिए दोनों X क्रोमोसोम का होना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? आखिरी वाला। इंसेक्ट्स में मेल क्या डिसाइड करता है? हेट्रोजेनेसिटी, किस फॉर्म में? XO कंडीशन के फॉर्म में। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन ग्रास हॉपर मेल इज हेट्रोगैमिट, भाई हेट्रोजीनियस कंडीशन, ठीक है। अब हेट्रोगैमिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हेट्रो मतलब अलग अलग, गैमिट मतलब गैमिट दोनों अलग होने चाहिए, वाई की जगह वाई होना चाहिए, पर वाई है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं, मतलब X0 कंडीशन बन गई। दैट इज X0 गैमिट विद X एंड गैमिट विदाउट X। द फीमेल इज होमोगैमिट, होमो मतलब क्या? दोनों सेम,
that is XX. All gametes are with X chromosomes. Eggs fertilized by sperm having an X chromosome become female, and those fertilized by sperm that do not have X chromosome become males. Easy था. चलो ये तो दिया हुआ है तुम्हारी बुक में, एक अलग से पैरा में दिया हुआ है. चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया बिकॉज, हाँ, क्योंकि जो खुद ही अमीबा है, जो कभी मम्मी पापा, मम्मी क्या पापा क्या, जेंडर ही नहीं पता, जो कभी पेरेंट हुआ करता था अब खुद बच्चा बन गया है ना, साइज ग्रो होता है और खुद ही बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन से डिवाइड करते खुद ही ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं. तो यही स्टेटमेंट हमको मिलना चाहिए. रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है ये. चलो, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. नहीं भैया, वो ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको सेक्सुअल रिप्रोड्यूस क्यों करवा रहे हो? ये थोड़ी ना सही लॉजिक है कि सिंस वो मरते ही क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ही ग्रो हो गए, बड़े हो गए साइज में, उन्होंने खुद को ही क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया. ओके, दे प्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन. जरूरी नहीं कि बाइनरी फिशन ही हो, मल्टीपल फिशन भी है, फ्रेगमेंटेशन भी है, इतने सारे ऑप्शंस है, स्पोर फॉर्मेशन भी है. तो नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि अच्छा पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ऑफस्प्रिंग. बिल्कुल सही. इतनी देर से क्या बोल रही हूँ, मम्मी पापा जो कभी, जैसे बोलते ना, सास भी कभी बहू थी, तो जो कभी जो मम्मी पापा थे वो आज बच्चे हैं, है ना, या जो आज बच्चे हैं वो कभी मम्मी पापा थे. ये ज्यादा करेक्ट है बोलना. तो यस, ये वाला आंसर हुआ. दे आर माइक्रोस्कोपिक. बिल्कुल नहीं है, ऐसा कहाँ लिखा है कि जो माइक्रोस्कोपिक रहते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, या फिर एसेक्सुअल से ज्यादा करेक्ट है बोलना जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं उनकी कभी डेथ, नेचुरल डेथ नहीं होती. नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ तुम्हारा, पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ऑफस्प्रिंग. चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया बिकॉज पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ऑफस्प्रिंग. इन अमीबा एंड बैक्टीरिया द पेरेंटल बॉडी इटसेल्फ डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, अगर बाइनरी फिशन हो रहा है तो, एंड बिकम डॉटर सेल. Then each of these daughter rapidly grow into adult organism. Therefore, the parent organism cannot be said to have died. It continues living as daughter cells. ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. The term health, ये तो तुमने पढ़ लिया होगा 12th क्लास के लिए. इतना टर्म हेल्थी बोलूंगी तो तुम्हारा आंसर खुद ही निकल के आना चाहिए. क्या, फिजिकल, मेंटल और तुम्हारा सोशल वेलबींग. चलो देख लेते हैं. इज डिफाइंड इन मेनी वेज. द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ वुड बी, ये तो सीधा सीधा एनसीईआरटी का सेंटेंस पूछ रहे. देखो जरा, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इन अ बैलेंस कंडीशन. पर ज्यादा करेक्ट वो 3 मैजिकल वर्ड्स ढूंढना है ना. कौन सा, मेंटल, उसके बाद फिजिकल और सोशल वेलबींग. तो नहीं. हेल्थ इज रिफ्लेक्शन ऑफ अ स्माइलिंग फेस. अरे बाबा, क्या फिलॉसफी दे रहे हो क्या? नहीं. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. बिल्कुल सही, यही तो 3 मैजिकल वर्ड्स ढूंढ रहे थे. हेल्थ इज अ सिंबल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. बिल्कुल नहीं. ठीक है, तो अब इसमें एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता जरूरत है, फिर भी देख लेते हैं. हेल्थ में भी डिफाइंड एज अ पर्सन मेंटल physical condition. It is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. When people are healthy, they are more efficient in their work. It also increases longevity of people and reduce infant and maternal mortality. ये तो easy था. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, Which of the following is commonly used as vector, अच्छा वेक्टर पूछा जा रहा है, for introducing a DNA fragment into human lymphocyte. तो अगर याद होगा ये वाला पोर्शन तुमने कहाँ पढ़ा था, एडीए के लिए पढ़ा था. एडीए जो फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी से पहली बीमारी को क्योर किया गया था, दो इट वाज अ टेम्पररी क्योर, पर वो किस सेल्स को लेके किया गया था, लिम्फोसाइट को. और लिम्फोसाइट लेके उसमें वेक्टर कौन यूज किया गया था, रेट्रोवायरस या फिर cDNA डाला गया था. तो ये ऐसे कोई आंसर मिलना चाहिए. तो देखो क्या क्या ऑप्शन है, एक्स फेज नहीं, टीआई प्लाज्मिड नहीं बाबा. ओके, रेट्रोवायरस बिल्कुल सही अगर तुमको याद होगा, और पीबीआर 322 नहीं. तो अगर याद होगा तो तुमने एक लाइन पढ़ी थी कि अगर कोई चेंजेस एनिमल सेल में करने हैं तो हम क्या यूज करते हैं, कैंसरस सेल लाइन यूज करते हैं, मोर स्पेसिफिकली रेट्रोवायरस का यूज करते हैं. ठीक है, ये अलग बात है, उसकी वायरल प्रॉपर्टी को हटा दिया जाता है. सिमिलरली अगर हमको कोई प्लांट सेल में चेंजेस लाने हैं, मॉडिफिकेशन लेके आना है, तो हम ट्यूमर सेल का यूज करते हैं, जहां पे वो टीआई प्लाज्मिड लिखा हुआ है. पर ये सारी चीजें किसके बारे में बात कर रहे थे, एनिमल सेल के बारे में. और वहां पे मेंशन है तुम्हारी बुक में किसका यूज किया, रेट्रोवायरस का यूज किया. तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. रेट्रोवायरस इज कॉमनली यूज्ड एज वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट एज इन जीन थेरेपी ऑफ एडीए डेफिशिएंसी. चलो ये भी पूछा गया था तुम्हारे 12th बोर्ड में. सोचो वहां से कितना ज्यादा
एनालिसिस तुम खुद कर सकते हो कि वो पेपर से कितना ज्यादा सिमिलरिटी तुम्हें मॉक टेस्ट में मिल रहा है। तो याद रखना 12th का तो पढ़ना है थोड़ा सा ऊपर, मतलब अब सारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, लॉजिकल आएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। The number of chromosome a child with Down syndrome has। अब हमें पता है नॉर्मल कितने क्रोमोसोम रहते हैं हमारे पास, ह्यूमन के पास 46। दूसरा तरीका बोलने का 23 पेयर। डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, 21 क्रोमोसोम की हो जाती है ट्राइसोमी, मतलब 3 कॉपी में मिल जाता है, तो एक क्रोमोसोम बढ़ गया, तो 46 का कितना बन गया, 47। लो आ गया स्ट्रेट अवे क्वेश्चन। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The affected person inherited one extra copy of 21st chromosome that form trisomy condition। ठीक, चलो आगे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब सीधा सा लॉजिक है, 4 स्टेटमेंट है उसमें से 3 क्या रहेंगे, करेक्ट रहेंगे, गलत वाले को पहचानना है। इन asexual reproduction the offspring produced are morphologically and genetically identical to parents। बिल्कुल सही, ये तो सही स्टेटमेंट है। पूछा क्या है, इनकरेक्ट, हटाओ इसे। Zoospore are सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, अगर याद होगा तुमने, ये तुम्हारे बुक के पहले चैप्टर में ज़ूस्पोर के बारे में मेंशन किया गया है, और ज़ूस्पोर तुमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, और यहाँ क्या वर्ड लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पूछा क्या है, गलत ही। अब बोलोगे मैम आंसर तो मिल गया है पर दिल है कि मानता नहीं, आगे के भी सेंटेंस पढ़ लेते, चलो पढ़ लेते। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विथ और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। हाँ बिल्कुल सही, 2 पेरेंट्स की जरूरत ही नहीं है, या 2 अलग अलग जेनेटिक मटेरियल की जरूरत ही नहीं है, एक ही से काम हो जाएगा, तो ये तो सही है। पूछा है इनकरेक्ट, हटाओ इसे। कोनिडिया आर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर इन पेनिसिलियम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पर पूछा क्या है, इनकरेक्ट, तो वापस हटाओ इसे। तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या आया, बी। कहां गलती लिखी हुई थी, देखो। ज़ूस्पोर अ माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्वेश्चन में क्या लिखा था, सेक्सुअल। They are produced by certain algae and some fungi. They move with the help of flagellae. Other common asexual reproductive structure are conidia, जो होता है पेनिसिलियम में, बट्स हाइड्रा में, एंड जिम्यूल्स होता है स्पॉन्जेस में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। The disease चिकनगुनिया is transmitted by। अब ये सीधा सीधा ट्रांसमिटेड वर्ड यूज किया है, मतलब अगली बार इस जगह वो लिख सकते हैं द वेक्टर ऑफ डिजीज चिकनगुनिया इज। कौन होता है, हमारी मच्छरी, प्यारी प्यारी मच्छरी, मच्छरी का नाम एडीज मॉस्किटो। ठीक है, तो जल्दी बताओ एनोफिलीज से क्या हुआ, तो फीमेल एनोफिलीज से कौन सी बीमारी फैली, मलेरिया। कौन था कॉजेटिव एजेंट या पैथोजन, तुम्हारा प्लाज्मोडियम। ठीक, चलो। The disease chikungunya is transmitted by Aedes mosquito, Aedes aegypti and Aedes albopictus. It is a viral disease caused by chikungunya virus, CHIKV, chickpea. ठीक है, इट कॉजेज फीवर एंड सीवियर जॉइंट पेन। अदर सिम्टम्स इंक्लूड मसल पेन, हेडेक, नोजिया, फटीग एंड रैशेस। सर दुख रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, थकावट हो रही है और रैशेस आ जाते हैं। जनरली डॉक्टर जब भी चिकनगुनिया होता है तो टेस्ट कराने के पहले बोलते हैं बॉडी पे रैशेस तो नहीं आए, तो वो वही लिखा हुआ है। वेयर एज हाउस फ्लाई इज अ वेक्टर ऑफ कॉलेरा, cockroach transmit jaundice or yellow fever and is a carrier of food and waterborne disease. Female Anopheles is responsible for spreading malaria caused by Plasmodium species. अच्छा, मच्छरी के बारे में बात की जा रही है, तो तुमने 3 मच्छरी के बारे में पढ़ा है। एक तो थी एनोफिलीज जिसके बारे में मलेरिया के बारे में आ गया डिस्कशन, दूसरी है एडीज जिसका आ गया चिकनगुनिया। जल्दी बताओ मुझे, एक और कैटेगरी है, एक और स्पीशीज है मच्छरी की, मतलब मॉस्किटो की, जिसका नाम है क्यूलेक्स। उससे कौन सी बीमारी फैलती है, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। रॉन्ग पूछा है, मतलब 4 में से 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। चलो, हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन ट्रिगर्ड द ओव्यूलेटरी सर्च। हाँ बिल्कुल सही, ईस्ट्रोजन होता है, पर ईस्ट्रोजन को भी निकालने के लिए कौन सा हार्मोन आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पर ये स्टेटमेंट अपने में तो सही है, ईस्ट्रोजन एंड शुरू कहानी कहां से होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, पर ईस्ट्रोजन भी सही है, ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ठीक है। पूछा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो काट दो। oogonal cell start to proliferate and give rise to functional ova in regular cycle from puberty onward। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर ध्यान से देखोगे तो जो oogonal सेल है, मतलब वो बेसिकली
ओवम मदर सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर याद होगा मेजर डिफरेंस, जो बेसिक डिफरेंस रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में, क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट ही होती है स्क्रैच से, किसमें? प्यूबर्टी में, ठीक है। बट जो oogenesis है वो आधी कंप्लीट हो चुकी होती है, मतलब वो अपना मियोटिक डिवीजन का प्रोफेज 1 कंप्लीट करके बैठी रहती है, जब वो खुद फीमेल किस फॉर्म में रहती है? फीटल फॉर्म में रहती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहती है। तो यहाँ पे oogoneal cells start to proliferate and give rise to functional ova in regular cycle, ठीक है, पर ये वर्ड गलत है। प्यूबर्टी ऑनवर्ड नहीं, आधी चीजें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। बस अब क्या करना बाकी है प्यूबर्टी में? मैच्योरेशन उसका बाकी है, डेवलपमेंट हो चुका है। हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा स्क्रैच से स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो टिक। अब आगे पढ़ना है क्या? हाँ, पढ़ लेना है, क्योंकि भाई दिल है कि मानता नहीं। चलो, sperms released from seminiferous tubule are poorly motile oblique non motile। हाँ ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो वेट करते हैं एक लोकेशन पे जिसका नाम है एपिडाइडमस, वहां पे वो वापस क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं, उनमें मोटिलिटी आती है, ठीक है। फिर वो जाके आगे जाते हैं, ट्यूब्यूल से एसेसरी डक्ट से पास ऑन होते हैं, और वहां पे उनके पास सिक्रीशंस मिलते हैं। 3 ग्लैंड्स के सिक्रीशन मिलते हैं। कौन कौन सी? तुम्हारा होगा प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल से, ठीक। चलो आगे मूव करते। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पर पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट, हटाओ इसे। प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग पोस्ट ओव्यूलेशन फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पर वापस पूछा क्या है? गलत वाला, हटाओ इसे। कहां से निकला प्रोजेस्टेरॉन? वो निकला एक एंडोक्राइन ग्लैंड से, मतलब जो अब एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करने लगा। कौन सी ग्लैंड? अगर याद होगा तो जो ग्राफियन फॉलिकल है, रप्चर होने के बाद निकल जाता है, उससे हुआ, ये हो गया ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हुआ था ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में। अब जो खाली जगह बच गई, खाली कंटेनर बच गया, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। और अब ये एक एंडोक्राइन की तरह, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा और रिलीज करेगा कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। और अब ये क्या करेगा? प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा, है ना। तो बॉडी को लग रहा है कि अब शायद प्रेगनेंसी होगी, अब शायद फर्टिलाइजेशन होगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फिर आखिरी में क्या हो जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है। चलो, इसका करेक्ट आंसर हमें पता है, फिर भी देख लेते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो पहला वाला, रैपिड सिक्रीशन ऑफ हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड एलएच ट्रिगर्स द ओवुलेटरी सर्च, बिल्कुल सही। तुम्हारे अगर याद होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसने फॉलिकल को डेवलप कराया, और एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन निकलता है, ठीक है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तुम्हारे ओव्यूलेशन के लिए। आगे जो गलत वाला स्टेटमेंट था, oogenesis is initiated during embryonic development stage when a couple of million gametes, mother cell oogonia, is formed within each fetal ovary। सोचो एक ओवरी के अंदर कितने बनते हैं? 1 मिलियन गैमेट्स बन जाते हैं, ठीक है, मतलब oogonia मदर सेल बन गई। अब जब वो प्यूबर्टी में हिट हुआ, मतलब अबाउट 3rd मंथ ऑफ फीटल ओवरी, तब अनलाइक स्पर्म, अच्छा जब प्यूबर्टी में हिट हुआ, अब बाकी का बचा हुआ कहानी पूरी होगी। स्क्रैच से कुछ नहीं शुरू हो रहा है, बन के रखा हुआ है, बस उसको क्या करवाना है? मैच्योर करवाना है। पर स्पर्म में तो स्क्रैच से कहानी शुरू करनी है। देखो जरा, अनलाइक स्पर्म फॉर्मेशन दैट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, ये शुरू कहाँ हो गई थी? एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो गई थी, पर जो तुम्हारी स्पर्म फॉर्मेशन है वो शुरू ही होगी प्यूबर्टी में। एग फॉर्मेशन बिगन बिफोर बर्थ, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो oogenesis है वो स्टार्ट ही होती है तुम्हारे कौन से स्टेज पे? प्यूबर्टी। गलत गलत गलत, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही शुरू हो गई थी। चलो, sperm released from seminiferous tubule are poorly motile oblique non-motile. They undergo physical maturation in the head of epididymis and acquire increased motility and fertilizing capacity, ठीक। अगला, प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज आफ्टर ओव्यूलेशन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल बिकम अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। तो पता ही है हमको, तभी तो उसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन को। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए इन द बॉडी इज। अरे अभी थोड़ी देर पहले एक एडीए का क्वेश्चन आया था, कहाँ एडीए बनता है? तो हमको पता ही है, पूरी की पूरी कहानी ही लिम्फोसाइट में है,
ठीक है। और वही लिम्फोसाइट एडीए का ट्रीटमेंट जीन थेरेपी से किया गया था, जिसमें रेट्रोवायरस का यूज किया गया था, cDNA को इंट्रोड्यूस किया गया था, कल्चर किया गया था और वापस उस इंसान में डाल दिया गया था। अगर यही सारी चीजें एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो ये परमानेंट क्योर होता है एडीए का। अब बाद में जब करे हो टाइम टू टाइम पीरियोडिक इन्फ्यूजन करना पड़ेगा, तो ये क्या है, टेम्पररी क्योर है। ठीक, चलो फिर भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency. This enzyme is crucial for immune system to function. The disorder is caused due to deletion of a gene for adenosine deaminase. In some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation. But याद रखना, bone marrow transplantation periodic करना पड़ेगा और temporary cure है। ठीक, bone marrow consists of lymphocyte which are kind of WBC. The enzyme ADA is present in lymphocyte. दूसरा तरीका क्या है, या तो पूरा का पूरा बोन मैरो ट्रांसफर करो, या फिर उस पर्सन में से बोन मैरो के जो लिम्फोसाइट है उनको एक्सट्रैक्ट करो, कल्चर में ग्रो करो, उसमें रेट्रोवायरस का इन्फेक्शन करो, cDNA ऐड करो, वापस ग्रो करो और वापस उस इंसान में ट्रांसफर कर दो। पर वापस लिम्फोसाइट की एक लाइफ स्पैन है, जैसे ही वो सेल मरेंगे तो वापस प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये बार बार पीरियोडिकली करना पड़ेगा। तो या तो तुम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करो, या ये जो तरीका है, वो दोनों कैसे हैं तुम्हारे, ये है टेम्पररी क्योर। अगर यही सारी चीजें अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते तो वो क्या था, परमानेंट क्योर। और अगर याद होगा वापस तुम्हारे 12th बोर्ड का यही एक क्वेश्चन था। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी जैसे बोला क्या याद आता है, गायब होना, मतलब क्रोमोसोम गायब हो जाना। अच्छा, दोनों पेयर गायब हो गए तो क्या बोलेंगे, उसको नलीसोमी बोलेंगे। ठीक है, अभी थोड़े हमने पहले वाले मॉक टेस्ट में भी यही क्वेश्चन सॉल्व किया था, देखो वही आ गया वापस क्वेश्चन। व्हिच ऑकर ड्यू टू द लॉस ऑफ कंप्लीट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज नलीसोमी। चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नलीसोमी, द लॉस ऑफ बोथ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इंडिविजुअल आर कॉल्ड नलीसोम्स एंड देयर क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन इज 2n-2, क्योंकि पूरे के पूरे दो क्रोमोसोम ही गायब हो गए ना। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर रुमेटॉइड अर्थराइटिस। तो अगर याद होगा, रुमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है, खुद का ही डिफेंस सिस्टम दूसरे को मारने की जगह पे पलट के खुद के ही WBC या खुद के ही सेल्स को मारने लगे। क्यों होता है, क्योंकि जो बेचारे हमारे जो सेल्स है, जो पहचानते हैं कि ये भैया अपना है वो पराया है, ये जो मेन बोल सकते हैं कि जो मेन फीचर होता है वही गायब हो जाता है, किसी वजह से खराब हो जाता है। बेचारे हमारे WBC पहचान ही नहीं पाते कि पराया कौन है, पराया मतलब पैथोजन कौन आ गया या एंटीजन कौन आ गया और खुद का सेल कौन है। वो बेचारे ये कर ही नहीं, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते सेल्फ एंड नॉन सेल्फ प्रॉपर्टी में, कि सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का रिकॉग्निशन गायब हो जाता है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि ये खुद के सेल्स को मारने लगे। और सिंस अर्थराइटिस वर्ड बोला है, मतलब अर्थराइट, किसी बायो में किसी भी वर्ड के पीछे टिस लगा है, मतलब क्या है, स्वेलिंग। उसके सामने क्या लिखा है, अर्थरा का मतलब क्या होता है, जॉइंट्स। तो जॉइंट्स में सूजन। तो ये तो देखो, ये तो हमने पूरा ही बोल दिया। चलो अब ऑप्शंस देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ क्या है, कॉम्बिनेशंस लगाना है। ठीक है, लिम्फोसाइट बिकम मोर एक्टिव। नहीं, लिम्फोसाइट एक्टिव पहले भी थे, पर अब वो प्रॉब्लम क्या होने लगी, खुद के सेल्स को मारने लगे। तो नहीं, तो इससे हम बोल सकते हैं करेक्ट ऑप्शन चूज करें कॉम्बिनेशन में। वापस हम लगा सकते हैं डिडक्शन मेथड। तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, नहीं बोल रही हूं। तो देखो जरा, इसमें 1 है, हटाओ इसे, इसमें 1 है, हटाओ इसे। लो, हो गया KBC का 50-50। अब 50 क्वेश्चन, 2 ऑप्शन 50-50 मतलब 50 ऑप्शन कैंसिल। अच्छा, बॉडी अटैक सेल, बिल्कुल सही, तभी तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोला। तो ये ऑप्शन तो होना ही चाहिए। तो देखो जरा, 2 है, इसमें 2 नहीं है, हटाओ, मिल गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। देखो आधा ही, हमने 2 ही ऑप्शंस पढ़े और तुम्हारा आंसर आ गया। पर फिर भी दिल है कि मानता नहीं। चलो आप बाकी के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। मोर एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन द बॉडी। ऐसा कुछ नहीं कि मोर एंटीबॉडी प्रोड्यूस, उतने ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो नहीं। द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल इज लॉस्ट। बिल्कुल सही, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, खो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ तुम्हारा, 2, सेकेंड एंड फोर्थ। देखो जरा एक्सप्लेनेशन। Rheumatoid arthritis is an autoimmune disorder. It occurs when the immune system mistakenly attack own body tissue like the synovium, the lining of the membrane that surround your joints. The resulting inflammation, बोला था ना, सूजन, swelling. The resulting inflammation thicken the synovium, which can eventually destroy the cartilage and bone within the joint. The tendon and ligament that hold the joint together weaken and stretches.
Gradually, the joint lose its shape and alignment. Autoimmunity is an abnormal immune response in which the immune system of the body start rejecting its own body cell or cells and molecule. Sometimes body loses its ability to differentiate between pathogen or foreign molecule from self cell and attack self cells. This result in damage to the body. अब बोलोगे मैम इसका रीजन क्या है? रीजन आज तक नहीं पता. लोग नहीं, साइंटिस्ट रिसर्च करने में लगे कि ऐसा करती क्यों है. ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. द फर्स्ट क्लिनिकली जीन थेरेपी वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, देखो एडीए का तीसरा क्वेश्चन आ गया, मतलब तुम समझ सकते हो एडीए कितना इंपॉर्टेंट है. तो चलो ऑप्शंस देख लेते हैं. क्या दिया है? एड्स. अरे नहीं, जब भी जीन थेरेपी आता है और सबसे पहली बीमारी जो ट्रीट किया हुआ है क्या है उसका नाम? एडीए. तो देखो ये तो सीधा सीधा आंसर है जो दिख रहा है. तो एड्स नहीं, कैंसर नहीं, सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं, क्या हुआ? स्किड, मतलब सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ एडीए. ठीक है, एडेनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी. तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडीए. The first clinical trial gene therapy was given in year 1990 to a 4-year-old girl ADA deficiency caused due to SCID, severe combined immunodeficiency, in which B lymphocyte and T lymphocyte are not formed. अब क्या होता है? The ADA gene provide instruction for producing the enzyme adenosine deaminase. This enzyme is produced in all cells, but the highest level of adenosine deaminase occur in immune system cell called lymphocyte. The absence of ADA result in the dysfunctional immune system due to build up of toxin metabolites. ठीक है, चलो हुआ क्लियर. अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म वाज गिवन बाय, तो अगर याद होगा ये दिया गया था ऑगस्ट वीजमैन के द्वारा. ठीक है, मेंडल ने क्या दिया था जल्दी बताओ. मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं. 3 लॉ दिए थे लॉ ऑफ जेनेटिक्स के नाम पे. ठीक है, फिर लेमार्क का यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन. अब बताओ हेकल का क्या दिया गया था, जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ. और आखिरी कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म तो ऑगस्ट वीजमैन ने दी थी. अब देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, भले तुम्हें आंसर पता है, अगर इनकेस तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो फटाफट जाके क्या करना है, पढ़ लेना है उसी टाइम पे. इसलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है. कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी वाज propounded by August Weismann, which explained that the character which influence the germ plasm get inherited. सीधा सा लॉजिक है. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज, अब ये तो तुम ऑलरेडी डायरेक्ट पढ़ चुके हो. कितना होता है? 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्टेज होता है. एकदम ज्यादा कुछ लॉजिक है नहीं उसमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा. An embryo sac is present at the center of each ovule. The embryo sac consists of a gametophytic cell. The female gametophyte undergoes 3 mitotic cell division to form 8 nucleate cell stage of the embryo sac. Among these, 2 cells at the center fuse to form polar nuclei, इसलिए 2 polar nuclei होते हैं. 3 cells move to the upward of the top called antibodal cell. अच्छा, इन सब सेल की खासियत क्या रहती है कि सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं नेचर में, मतलब N. ठीक है, अब जो रिमेनिंग 3 बच गए उसमें से क्या रहते हैं? 2 रहते हैं तुम्हारे सिनर्जिड्स और एक होता है क्या? एक्स सेल. कौन सी जगह पे? माइक्रोपाइलर एंड पे. तो जो एंटीपोडल थे वो कौन से एंड पे थे? चलाजिल एंड पे थे. Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity consists of 7 cell with 8 nuclei. तो यही लिखा था 8 nucleate and 7 cell stage. क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो नॉट हुआ वर्ड, अ लिम्फॉइड टिश्यू. तो अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, बोलोगे मैम स्प्लीन, टॉन्सिल, अपेंडिक्स को तो हम ऑलरेडी सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू में पढ़ चुके हैं और थाइमस है हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड टिश्यू. तो टेक्निकली तो ये क्वेश्चन गलत हुआ. हाँ, अगर इस सेम टाइप का क्वेश्चन आया तो तुम क्या करोगे? छोड़ के आओगे? नहीं, अटेम्प्ट करके आओगे. क्यों? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे ऑप्शन, तो इसमें से जो अपेंडिक्स है वो एक आता है वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर. यह अलग बात है कि वो साइड भी है सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू की, पर वापस हो सकता है उसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है. तो अगर इसका आंसर करना भी है, चूज भी करना है, तो कौन सा आएगा? अपेंडिक्स ही आएगा. और अगर ये क्वेश्चन इन केस गलत साबित हो गया तो तुमको तो वैसे ही +5 मिलने वाले. तो दोनों तरफ से तुम्हारा ही फायदा है. ठीक, अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने क्या सोच के अपेंडिक्स को दिया है.
अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, कहा था ना कि होता है, हम पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में दिया हुआ है, पर उन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि जो चीज वेस्ट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपेंडिक्स है तुम्हारा वेस्टिजियल ऑर्गन। नॉट अ लिम्फोइड ऑर्गन, इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द लार्ज इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी। इट इज एन evolutionary remnant of a cecum that was once large and has vital digestive function which do not work the same way anymore. Lymphoid organ are those organ where origin or the maturation and proliferation of lymphocyte occur. Lymphoid organ are of two type, primary and secondary. Primary में कौन आता है? Bone marrow and thymus, where B and T cell lymphocyte mature and acquire their antigen specific receptor. Secondary lymphocyte organ, the organ where lymphocyte interact with the antigen and proliferate to become effector cell. Example: spleen, lymph node, tonsil, pear patches of small intestine and एक तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है जिसमें आता है अपेंडिक्स, पर इस केस में उन्होंने अपेंडिक्स को क्यों बाहर किया अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ग्रुप रिप्रेजेंट मिनिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी अमंग वर्टिब्रेट्स इन इंडिया। याद रखो क्वेश्चन पूछा है वर्टिब्रेट्स इन इंडिया, इंडिया याद रखना है। तो अब तुमको याद होगा सबसे मैक्सिमम डाइवर्सिटी किस में मिलती है? एम्फीबियन में। और मिनिमम किस में मिलती है? हम में। हम कौन है? मैमल्स। तो इस तरीके से तुम याद रख सकते हो। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैमल हैव द लोएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज, दैट इज 410 स्पीशीज इन इंडिया। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। व्हाट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, गायनेकोमेस्टिया एंड स्टेराइल। तो याद होगा अगर ध्यान से ये क्वेश्चन देखोगे तो ये सेम क्वेश्चन हम पहले के भी एक मॉक पेपर में सॉल्व कर चुके हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है, अलग वैल्यू है। तो वो पूछ रहे कि ओवरऑल वो इंडिविजुअल क्या है? मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, मतलब बाय बर्थ वो एक मेल है बट उसमें फेमिनाइन कैरेक्टर आने लगे, मतलब समझ जाओ एक्स वाई तो था पर फेमिनाइन कैरेक्टर आने लगे, मतलब एक और एक्स एक्स्ट्रा ऐड आ गया। तो सीधा सा लॉजिक हुआ, तुम्हारा क्रोमोसोम नंबर क्या बन गया? एक्स एक्स वाई, क्योंकि उन्होंने बोला है ओवरऑल क्या है? मैस्कुलाइन डेवलपमेंट है, मतलब बाय बर्थ तो वो मेल था, मेल को कैसे लिखते हैं? एक्स वाई, पर जैसे ही वो प्यूबर्टी हिट किया तो धीरे धीरे क्या फेमिनाइन कैरेक्टर आने लगे। अब फेमिनाइन कैरेक्टर कब आएंगे? जब दोनों एक्स प्रेजेंट होंगे। एक एक्स तो पहले से था, एक और एक्स आ गया। याद करो इसी का उल्टा रहता है। मैं बोल रही हूं कि एक इंडिविजुअल है वो जो बाय बर्थ फीमेल है बट उसमें फेमिनाइन कैरेक्टर गायब है, मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं है, अंडर डेवलप ओवरी है। तो ये सब चीजें कब हो रही है? मतलब बाय बर्थ तो फीमेल है, मतलब मेरे को बोलना पड़ेगा एक्स एक्स है, बट सिंस उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर गायब है, मतलब समझ जाओ दोनों एक्स नहीं है, मतलब कैसा कंडीशन हो गया? एक्स जीरो कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम। अच्छा एक और चीज याद रखना, दोनों कंडीशन में क्या रहेंगे? स्टेराइल रहेंगे। स्टेराइल मतलब इनफर्टाइल, अनएबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, अपने प्रोजेनी बच्चे नहीं कर पाते हैं ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लाइन-फिट्ज़ेरल्ड सिंड्रोम, जिसमें क्या कंडीशन रहती है? एक्स एक्स वाई। अच्छा टर्नर सिंड्रोम के बारे में बात करो तो एक्स जीरो, दोनों क्या है तुम्हारे? स्टेराइल कंडीशन। अच्छा डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करूं तो क्या है? ये तो ट्राइसोमी है, कौन से क्रोमोसोम की? 21 क्रोमोसोम की। और एडवर्ड सिंड्रोम तुम्हारी ये भी ट्राइसोमी है, कौन से क्रोमोसोम की? क्रोमोसोम नंबर 18। तो अगर ध्यान से देखोगे दो है तुम्हारे ऑटोसोमल डिसऑर्डर और ऊपर के दो है तुम्हारे सेक्स क्रोमोसोम के डिसऑर्डर। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Klinefelter syndrome is a genetic disorder which is caused due to the presence of an additional copy of X chromosome resulting in karyotype of 47 XXY chromosome, but only the son will be affected by the disease. ठीक, चलो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए? वन इज नॉट मतलब बाकी तीन अप्लाई होंगे आरएनए के लिए और एक नहीं होगा। चलो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, अरे आरएनए में होती है, जैसे ए टी जुड़ता है डीएनए में, आरएनए में क्या जुड़ेगा? ए यू, क्योंकि टी की जगह पे यू रहता है और जी की जगह पे तो सी होता ही है। बेस पेयरिंग होती है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कौन से? कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक, तो ये तो सही है, नॉट पूछा है तो ये तो है, तो काट दो। 5 फॉस्फोरिल एंड 3 हाइड्रोक्सिल एंड, अरे सेम होता है जैसे डीएनए में ये भी वैसे सेम होता है, 5' एंड 5 और 3' एंड होता है, पूछा है नॉट, काट दो। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस, हाँ बिल्कुल ये भी होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक मतलब अलग अलग साइकिल्स के। नाइट्रोजनस बेस याद करो दो में डिवाइड होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। तो इसमें भी आरएनए में भी प्यूरिन एंड पायरिमिडिन होता है।
अब प्यूरेमिड में कौन आता है, एजी आता है, पायरेमिडिन में टी और सी की जगह पे आ जाएगा यूएनसी। तो ये तो होता है, पूछा क्या है, नहीं है, हटा दो। अब आखिरी क्या बचा तुम्हारा, चागाफ रूल। याद करो चागाफ रूल कहाँ होता है, जब तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में होता है, जिसमें वो बोलता है प्यूरिन टू पायरेमिडिन का रेशियो हमेशा सेम रहता है, जो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे कौन सा एप्लीकेबल नहीं है आरएनए में, चागाफ रूल। तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है इसका एक्सप्लेनेशन। फॉर अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, याद रखना चागाफ रूल कहाँ फॉलो होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ही फॉलो होता है। अगर कोई उन्होंने ऐसा कोई तुम्हें इंफॉर्मेशन दी है और बोला कि बताओ इसमें चागाफ रूल लग रहा है कि नहीं, और तुमने पूरा कैलकुलेट किया, अगर दोनों का रेशियो, दोनों मतलब तुम्हारा प्यूरिन टू पायरेमिडिन का रेशियो अगर 1 नहीं आ रहा है, मतलब सेम सेम होना चाहिए ना, जितना ए होगा, जितना ए और जी होगा उतना ही तुम्हारे टी और सी का कंटेंट होगा। तो अगर इसका तुम्हारा रेशियो 1 नहीं आ रहा है, इसका सीधा सा लॉजिक हो गया कि ये जो डीएनए वो कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। अगर 1 आ रहा है तो मतलब डीएनए क्या है तुम्हारा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1 इन चागाफ रूल। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोर देन 70% ऑफ लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज इन, अब ये तुमको याद रखना है, सबसे ज्यादा लाइफ स्टॉक कहाँ पे है। लाइफ स्टॉक मतलब क्या होगा, अब लाइफ स्टॉक का मतलब होता है जितनी भी तुम्हारी गाय भैंस बकरी है, ये सबसे ज्यादा दुनिया में कहाँ मिलती है भैया, इंडिया एंड चाइना में ही। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या हुआ, इंडिया एंड चाइना। So estimated that more than 70% of the world livestock population is in India and China। तो याद रखना दुनिया के सबसे ज्यादा क्राउडेड देश भी कौन है, इंडिया एंड चाइना। सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश भी कौन है, और सबसे ज्यादा एनिमल की भी पॉपुलेशन, मतलब लाइफ स्टॉक मोर स्पेसिफिकली एनिमल की पॉपुलेशन भी कहाँ पे है, इंडिया एंड चाइना। चलो अब बोलोगे मैम चाइना हर चीज तो खा लेता है ना, वहां पे है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, असर्शन रीजन। तो जो लोग पहली बार असर्शन रीजन सॉल्व कर रहे हैं, तो जल्दी से बता देती हूँ क्या ट्रिक है असर्शन रीजन को सॉल्व करने की। 2 अलग अलग स्टेटमेंट है, हमें बस ये देखना है कि क्या नीचे वाला स्टेटमेंट जो रीजन दिया हुआ है वो करेक्ट रीजन है, ऊपर वाले का नहीं। तो क्या तरीका है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अगर हमको लग रहा है कि स्टेटमेंट सब कुछ सही लिखा हुआ है तो ही आगे बढ़ो। अगर लग रहा है कि कुछ भी बकवास लिखी हुई है, प्योर बकवास लिखी हुई है, तो सीधे सीधे ऑप्शन क्या मार्क कर दो, डी। फिर तुमने ये क्वेश्चन पढ़ा और फिर उसके बाद क्या वर्ड लगाओगे, बिकॉज वर्ड लगाओगे। बिकॉज वर्ड लगाने के बाद जो तुम्हारे मन में, इसके लिए पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज लगाओगे, उसके बाद जो तुम लॉजिक बोलोगे, अगर सेम लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है तो आंसर आ गया तुम्हारा क्या, ए। अगर यहाँ तुमने देखा कुछ और लिखा हुआ है, वो भी सही है पर करेक्ट लॉजिक नहीं फिट हो रहा है, मतलब जो तुमने बोला था वो नहीं है, कुछ और लिखा हुआ है पर वो स्टेटमेंट अपने में सही है, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, बी। अगर तुमने देखा कि ये जो तुमने स्टेटमेंट पढ़ा कुछ भी बकवास लिखी हुई है, प्योर बकवास, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सीधे के सीधे आंसर कौन सा आएगा, सी। तो चलो इसी नोट के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। म्यूटेशन आर नॉन डायरेक्शनल, हाँ म्यूटेशन नॉन डायरेक्शनल होते हैं, बिल्कुल सही, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, रैंडम होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई भी म्यूटेशंस के कारण हो सकता है वो सारी चीजें, ठीक है। डार्विन स्मॉल वेरिएशन आर डायरेक्शनल, हाँ ये भी सही है, पर क्या ये इसका स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं, तो आंसर क्या है, बी। चलो इसका रीजन देख लेते हैं। म्यूटेशन इन सोमैटिक टिश्यू कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, दे मस्ट ऑकर इन जर्म सेल। डार्विन वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल बिकॉज विद एन accumulation ऑफ माइनर वेरिएशन speciation happen progressively over a number of generation। याद करो जब तुमने एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा था, वहां हमने पढ़ा कि म्यूटेशन कैसे होते हैं, रैंडम होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। अब उसमें कुछ काम के भी म्यूटेशन होते हैं, कुछ बकवास म्यूटेशन भी होते हैं। जो काम के म्यूटेशन रहते हैं वो आगे कंटिन्यू होते रहते हैं, बकवास म्यूटेशन या नेगेटिव म्यूटेशन जो रहते हैं, जो जनरली एबनॉर्मलिटी को रिजल्ट करते हैं, वो खुद ही धीरे धीरे हट जाते हैं। इनफैक्ट जो नॉर्मल सेल्स भी है, जो सोमैटिक सेल्स में म्यूटेशन आए, अगर वो जर्म सेल में कोई म्यूटेशन आए तभी वो अगली जनरेशन में पास ऑन होगा, ठीक। तो चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। मिलर्स एक्सपेरिमेंट, याद करो यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट था, क्या उन्होंने प्रूव किया था, जो बेसिकली हाइपोथेसिस दिया गया था कि जो पूरा केमिकल चेंज हुआ था, केमिकल इवोल्यूशन हुआ था, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक चीजों का फॉर्मेशन हुआ था, ये सारी चीजें बुक में लिखी गई थी, है ना, मतलब हाइपोथेसिस एक थॉट था, इसी को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। और रिजल्ट ये हुआ था, उन्होंने सारा क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट में सारे सेम क्लाइमेटिक नहीं, सेम कंडीशंस मेंटेन किए थे। स्पार्क प्लग था, उसके बाद गैसेस ली थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मतलब कंडीशन बनाया था, और एंड में उनको वही अमाइनो एसिड्स, कुछ प्यूरिन्स और कुछ पायरेमिडिन्स मिले थे, और कुछ शुगर्स भी मिले थे। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव कर रहा था, बेसिकली केमिकल एवोल्यूशन। तो ये तो सीधा सीधा आंसर हो गया ना। तो देखो, प्रोवाइडेड एविडेंसेस फॉर द थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
है। द थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन वाज गिवन एंड प्रूव बाय यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। बहुत बार मिलर करके भी आता है, तो घबराना मत कि क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन एक नाम से भी चल रहा है, तो बेसिकली वो उसी को रेफर कर रहा है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, जनरल लाइक सेलाजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर। अब जहां भी जो भी ऑर्गेनिज्म दो तरीके के स्पोर प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोस्पोर्स, है ना, दो अलग अलग तरीके के स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है। सच प्लांट आर नोन एज। अब देखो, अब ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, तुमको सिर्फ क्वेश्चन के लैंग्वेज में स्पेलिंग में एरर ढूंढना है, तो होमोवर्ड तो आएगा नहीं, और होमोवर्ड है भी तो सोरस कुछ नहीं होता, स्पोरस होता है। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन क्या बच गया? हेट्रोस्पोरस, क्योंकि दो अलग अलग टाइप के स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब एक मेल स्पोर है, एक फीमेल स्पोर है। चलो मूव करते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर इज कॉल्ड होमोस्पोरस प्लांट। तो सोरस कुछ नहीं होता, स्पोरस होता है, और तुम्हारे क्वेश्चन में सोरस सोरस लिखा हुआ था, तो दो क्वेश्चन तो वैसे ही ऑप्शन हट गए। ओके, as in pteridophytes, the process of producing two kind of spores like macrospore and microspore। तो याद रखना, फीमेल वाला हमेशा बिग होता है साइज में, तो उसको हम मैक्रोस्पोर बोलते हैं, और मेल वाला स्मॉल होता है तो उसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड हेट्रोस्पोरस प्लांट। जनरल लाइक सेलेजेनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स कॉल्ड माइक्रोस्पोर एंड मैक्रोस्पोर। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट कंट्रोल द लाइट कंडीशन एट द ग्राउंड। तो याद करो, अगर मैं स्ट्रैटिफिकेशन करूं तो स्ट्रैटिफिकेशन में सबसे ऊपर का स्ट्रैटा में मेरे को क्या मिलेंगे? टॉल प्लांट्स, जिसकी कैनोपी रहेगी। और वो कैनोपी मतलब क्या? जैसे हम ऐसे नहीं बनाते बचपन वाला डायग्राम, यूं 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 करके बनाते हैं, तो यही जो एरिया रहता है, जो शेड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैनोपी। और यही कंट्रोल करेगा कि कितनी सनलाइट इससे पास होगी। अगर कैनोपी बहुत ज्यादा बड़ी है, डेंस है वो फॉरेस्ट, तो बट ऑब्वियस जो नीचे हर्ब्स एंड शर्ब्स है वहां तक बहुत कम लाइट पेनिट्रेट करेगी। और यही उन्होंने पूछा है कि बताओ एक फॉरेस्ट में कौन सा स्ट्रैटा कंट्रोल कर रहा है कि कितनी लाइट नीचे ग्राउंड तक पहुंचेगी। तो आंसर क्या आया तुम्हारा? टॉल ट्रीज। ठीक, in a forest ecosystem, light is an important abiotic component that control a number of life process in organism. In forest, its intensity, duration and quality at ground is controlled by tall trees. ठीक, more specifically trees का भी क्या? canopy। चलो क्वेश्चन नंबर 24, द फैक्ट दैट अ प्यूरिन बेस ऑलवेज पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड विद अ पायरिमिडिन बेस लीड्स टू इन द डीएनए डबल हेलिक्स। देखो सेम क्वेश्चन आया था, इसी टाइप का कुछ लैंग्वेज फॉर्मेशन थी, कुछ एक दो जो हमने मॉक टेस्ट पहले सॉल्व किए उसमें उन्होंने पूछा था कि वहां ऐसा लिखा गया था कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किस चीज के रिजल्ट के लिए, मतलब किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक डीएनए में। तो याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो, तो किसके बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड? बेसिस के बीच में, दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तभी तो उसको हम बेस पेयर बोलते हैं। और बॉन्ड की लेंथ क्या रहती है? सेम रहती है। सिंस हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ सेम चलती है तो सारे डीएनए की विड्थ क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब वापस लेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियोटाइड या फिर बेसिस, है ना। चलो, द एंटीपैरल नेचर नहीं, सेमी कंजर्वेटिव नेचर नहीं, वो तो रेप्लिकेशन में आता है। तो फिर क्या है? यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट द डीएनए, बिल्कुल सही। एंड यूनिफॉर्म लेंथ इन ऑल डीएनए नहीं, लेंथ तो वेरी कर सकती है कि कितने न्यूक्लियोटाइड का नंबर बढ़ा दो या बेस पेयर का नंबर बढ़ा दो, लो लेंथ बड़ी हो गई डीएनए की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है तुम्हारा? यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट डीएनए। चलो, the diameter of the strand is always constant due to pairing of purine, that is adenine and guanine, and pyrimidine, that is cytosine and thiamine. This specific bonding gives uniform width to the DNA. Question number 25. In some plants, thalamus contribute to fruit formation. याद करो, such fruits are termed as, एप्पल में होता है, होना चाहिए था ओव्यूल को कन्वर्ट सीड में और ओवरी को कन्वर्ट होना चाहिए था फ्रूट में। ओवरी की जगह पे कौन हो गया? थैलेमस हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। इसका एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा? एप्पल, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? वही उन्होंने पूछा है, फॉल्स फ्रूट। तो चलो मूव करते हैं आगे। इन फॉल्स फ्रूट देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर पार्ट्स अलोंग विद ओवरी इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, यही तो लिखा है। चलो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26, अ बैक्टीरियल सेल वाज ट्रांसफॉर्म विद अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट वाज जनरेटेड यूजिंग अ ह्यूमन जीन। ठीक है, एक बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफॉर्म किया गया था जिसमें क्या इंसर्ट किया गया था? एक ह्यूमन जीन को इंसर्ट किया गया था, बट ऑब्वियस उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलने लगेंगे। हाउएवर द ट्रांसफॉर्म सेल डिड नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोटीन, रीजन कुड बी
मतलब एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें रिकॉम्बिनेशन किया गया था ह्यूमन जीन का, पर जब उसको ग्रो करवाया, कल्चर करवाया, तो उसने जो ह्यूमन प्रोटीन हम चाह रहे थे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया। हो सकता है उसके अंदर गया ही ना हो, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स वाला कुछ केस बन रहा हो, ठीक है, या फिर कोई मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई हो। तो चलो देखते हैं क्या है। अब इसमें से हमें 4 है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें गेस करने हैं। ह्यूमन जीन में हैव इंट्रॉन्स विच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस। हाँ, हो सकता है। इंट्रॉन्स याद करो, ह्यूमन जीन में क्या होता है, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स। एक्सॉन काम की चीज होती है, इंट्रॉन्स बकवास चीज होती है जो इंट्रूड करती है ना, इसको हटाना पड़ता है स्प्लाइसिंग के थ्रू। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। अमाइनो एसिड कोडॉन्स फॉर ह्यूमन एंड बैक्टीरिया आर डिफरेंट। नहीं, ये तो गलत है। अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो ऑल ऑफ द अबव भी एकदम सीधे सीधे गलत हो गया, क्योंकि अमाइनो एसिड क्या रहते हैं, जो जेनेटिक कोड है वो क्या है, यूनिवर्सल है। मतलब जो सेम जीन इंसुलिन बना रहा है वो सेम जीन बैक्टीरिया में भी इंसुलिन बना रहा है, ह्यूमन में भी बना रहा है। मोर प्रिसाइजली जीन बोलने से ज्यादा बेटर है कि जो 3 ट्रिपलेट्स है कोड का, अगर एक पर्टिकुलर ट्रिपलेट मीथियोनिन कोड कर रहा है या वैलिन कोड कर रहा है, तो सेम ट्रिपलेट जब ह्यूमन में रहेगा या बैक्टीरिया में सेम अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो बी वाला ऑप्शन तो गलत है, तो डी वाला भी ऑटोमेटिकली गलत हो गया। चलो सी देखते क्या बोल रहा है। ह्यूमन प्रोटीन इज फॉर्म बट डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया। तो ह्यूमन प्रोटीन अगर फॉर्म हुआ है तो भैया ऐसे ही प्रोटीन डाला होगा ना कि जो बैक्टीरिया डिग्रेड ना कर सके, ताकि उसका एक्सप्रेशन चेक कर सके हम, तो नहीं। और अगर याद होगा ह्यूमन प्रोटीन जरूर है, पर अब वो किसका पार्ट है, बैक्टीरिया का पार्ट है, तो वो क्यों डिग्रेड करेगा। हाँ, उसको जरूरत होगी तो जरूर डिग्रेड करेगा, पर वो एक्सप्रेस तो करेगा सबसे पहले। और क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है कि प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, मतलब एक्सप्रेस ही नहीं हुआ। बाद में कहीं तो ट्रेसेस मिलते कि वो एक्सप्रेस हुआ है। तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ रहा है, ह्यूमन जीन में हैव इंट्रॉन विच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस। तो देखो कुछ चीजें हैं, कुछ लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, ऐसा तो तुमने कहीं पढ़ा नहीं है, पर 2-3 इंफॉर्मेशन को मर्ज करके एक क्वेश्चन थ्रो किया गया है। जैसे ये ऊपर का कॉम्बिनेशन बना है तुम्हारे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से, पर रीजन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारे जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से लिया गया है। ठीक है, ट्राई जनरली ऐसा होगा कि तुम्हारे जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। चलो मूव करते हैं अगले। अच्छा चलो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डिजायर्ड जीन इनटू द डीएनए ऑफ द होस्ट दैट विल प्रोड्यूस अ डिजायर्ड प्रोटीन। हाँ, तभी तो उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। इंड्यूसिंग अ क्लोन्ड यूकैरियोटिक जीन टू फंक्शन इन अ प्रोकैरियोटिक होस्ट कैन बी डिफिकल्ट समटाइम। द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स इन यूकैरियोटिक जीन मे प्रिवेंट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द जीन इन प्रोकैरियोट व्हिच लैक आरएनए स्प्लाइसिंग मशीनरी। इसका मतलब तुम्हें एक और इंफॉर्मेशन मिली कि अगर कोई रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाना है तो पहले तो भैया ये चेक कर लो कि वो पर्टिकुलर जीन में एक्सॉन्स वाला पोर्शन कौन सा है, इंट्रॉन वाला पोर्शन कौन सा है। फिर उसके इंट्रॉन्स को हटाओ, फिर जो मेन तुम्हारा कंटेंट है सिर्फ उसी को उठा के किस में डालो, बैक्टीरिया में, क्योंकि बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट। सिंस प्रोकैरियोट में जितना जीन होता है पूरा का पूरा काम का होता है, मतलब पूरा का पूरा हम बोल सकते हैं एक्सॉन का ही बना रहता है, इंट्रॉन होता ही नहीं है। तो वहीं पे अगर याद होगा तुमने पढ़ा होगा ट्रांसक्रिप्शन होता है, बहुत बार पैरेलली ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पर यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोटिक और कॉम्प्लिकेटेड होता है। पहले वो बनेगा रॉ डीएनए बनेगा या अनप्रोसेस्ड डीएनए नहीं सॉरी रॉ आरएनए बनेगा या अनप्रोसेस्ड आरएनए बनेगा। फिर उसमें 2 स्टेप्स लगानी पड़ेंगी। एक स्टेप है जिसका नाम है स्प्लाइसिंग, जिसमें जो ये इंट्रॉन्स है उनको हटाना पड़ेगा, एक्सॉन्स को जोड़ना पड़ेगा। दूसरी स्टेप क्या है, जिसमें कैपिंग और टेलिंग करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि सिंस इंट्रॉन भी अटैच हो गए हों और प्रोकैरियोट में कोई ऐसी स्प्लाइसिंग वाली मशीनरी एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो प्रोटीन एक्सप्रेशन हुआ ही ना हो। ठीक, चलो मूव करते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल। वो पूछ रहे बताओ इनमें से पोलन को फॉसिल की तरह स्टोर करने में कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर याद होगा पोलन के 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक को बोलते हैं स्ट्रक्चर मतलब पार्ट्स होते हैं, बाहर वाले को बोलते हैं एक्साइन, अंदर वाले को बोलते हैं इंटाइन। तो बाहर वाले में कौन सा होता है, स्पोरोपोलिन होता है, जो बेसिकली उसको रेजिस्टेंट बनाता है किसी भी चीज से, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन से, क्लाइमेटिक कंडीशन से, यहां तक कि एसिड, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, एसिडिक नेचर, सबसे वो उसको क्या बनाता है, रेजिस्टेंट बनाता है। तो यही वो रीजन है जो पोलन को क्या बनाता है, फॉसिल के रूप में, मतलब फॉसिल में भी हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। The enzyme of the pollen grain is made up of sporopollenin, which is one of the most resistant material known. It can withstand high temperature and strong acids, कहा ही था, and alkaline. No enzyme can degrade it.
चलो मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। अब अगर याद होगा, पहले इस क्वेश्चन पे मूव करने के पहले मैंने बोला कि बैक्टीरियल मतलब डिग्रेडेशन भी नहीं हो सकता। तो अब बोलोगे मैम बैक्टीरियल डिग्रेडेशन क्यों बोला? तो याद करो बैक्टीरिया डिग्रेड भी क्या करेगा, एक एंजाइम की मदद से ना, तो एक एंजाइम भी काम नहीं करेगा इसके ऊपर। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंगल डिजीज? नॉट बोला है तो याद रखना है कि बाकी तीन क्या रहेंगे, फंगल डिजीज। अब अगर ये तुमने ध्यान से पढ़ा होगा तो देखो ये वाला क्वेश्चन, इसका आप बोलोगे मैम ये तो 11th में आ गया, ये 11th में हमने पढ़ा था, 11th का भी है, और जो 12th का तुम्हारा जो चैप्टर है इंप्रूवमेंट ऑफ फूड मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 स्ट्रैटेजीज वाला, तो उसमें भी इसके बारे में एक बार मेंशन किया हुआ है। तो वापस जो चैप्टर सीबीएसई ने डिलीट कर दिए थे, ऐसा मत सोचो कि डिलीट हुए तो एग्जाम में नहीं आएंगे, सीयूईटी में पूरी बुक आने वाली है, ठीक। तो चलो इसका आंसर अगर याद नहीं होगा तो ठीक है, याद है तो देख लो, नहीं तो याद कर लो। तो रस्ट ऑफ व्हीट क्या है, एक फंगल डिजीज। स्मट ऑफ बाजरा क्या है, ये भी एक फंगल डिजीज है। अब बोलोगे रस्ट और स्मट क्या है, तो अगर याद होगा जैसे कुछ कुछ चीजें हम प्लांट्स देखा होगा तो ब्लैक कलर की पाउडर मिलती है या व्हाइट कलर की पाउडर लगी रहती है, तो वो कुछ और नहीं बल्कि उसका फंगल इन्फेक्शन ही रहता है। अभी थर्ड क्या है, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर, और आखिरी है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो इसमें से अपन को ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ, याद रखना है कि एक्सेप्ट ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर अदर 3 डिजीज आर कॉज्ड बाय फंजाई। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर इज अ बैक्टीरियल डिजीज caused by Xanthomonas campestris. It is considered as a most serious disease of crucifer crop worldwide. Rust of wheat is caused by Puccinia. Red rot of sugarcane is caused by Clostridium falciparum, and smut of bajra is caused by टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलियरे। तो ये अपन को कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, याद रखनी है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट वर्ड है मतलब पक्का, बाकी के 3 क्या होंगे, फीचर होंगे, ठीक। फीचर ऑफ प्लाज्मिड, तो भैया फीचर ऑफ प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड सबसे पहले बताओ क्या है, एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, ठीक। उसमें और क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, और क्या होता है उसमें रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं, बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, ठीक। एक और पॉइंट बताओ उसमें क्या होता है, एक रेजिस्टेंट जीन रहता है, सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी हो सकता है या क्रोमोजेनिक जीन भी हो सकता है। हो गया, चलो अब देख लेते हैं ऑप्शन। सिंगल स्ट्रैंडेड, अच्छा रुक जाओ। इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन तो है ही उसकी प्रॉपर्टी, तभी तो उसको हम चूज करते हैं क्योंकि उसको क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सर्कुलर स्ट्रक्चर, प्लाज्मिड का नाम ही एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, तो ये भी हट गया। स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यार, सिंगल स्ट्रैंडेड। देखो हम प्लाज्मिड में क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो ये हटाओ, ये भी सर्कुलर हटाओ। और इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कैसे, उसमें क्या रहता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, जिसके लिए हम बेसिकली प्लाज्मिड चूज करते हैं, ठीक। तो सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता, डबल स्ट्रैंडेड होता है, तभी हम क्या करते हैं अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जो भी डीएनए उसको पूरा का पूरा डबल स्ट्रैंडेड का एक छोटा पोर्शन कट करते हैं, मतलब पूरा का पूरा डबल स्ट्रैंडेड कट किया जाता है और इससे ऐड किया जाता है। कैसे, जो तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो कट करता है, स्टिकी एंड बनाता है। सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसमें यूज करते हैं, प्लाज्मिड में यूज करते हैं, यहां भी स्टिकी एंड्स बन जाते हैं, फिर दोनों को जोड़ते हैं किससे, डीएनए लाइगेज से। लो यहां भी डबल स्ट्रैंडेड कट आता है, वहां भी डबल स्ट्रैंडेड कट है, दोनों अटैच हो जाते हैं। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। A plasmid is a small circular double-stranded DNA molecule that is separate from the main chromosome. It is found in bacteria and some yeast. तभी yeast में मिलता है तो उसको हम YAC बोलते हैं, YAC, yeast artificial chromosome. बैक्टीरिया में रहेगा तो BAC बोलते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, क्योंकि उसका खुद जीनोमिक क्रोमोसोम के अलावा भी एक पोर्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू AUG। देखो ये वापस सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। AUG क्या है, स्टार्ट कोडॉन, और क्या है, मीथियोनिन को कोड करता है। सेम मीथियोनिन कोड करेगा जो बैक्टीरिया में भी सेम करेगा और सेम इंसान में भी करेगा, किसी में भी करेगा, क्योंकि कोड्स क्या है, सारे के सारे यूनिवर्सल हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इट कोड फॉर मीथियोनिन ओनली, करेक्ट है, पर पूछा क्या है, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू AUG, ठीक है। इट इज ऑल्सो इनिशिएशन कोडॉन, करेक्ट लिखा है। वापस ट्रिक क्या है कि अगर ऑल ऑफ द अबव दिया है और तुम दो कंफर्म हो, 110% श्योर हो, तो तीसरा पढ़ने का भी कष्ट मत करो, अपना टाइम बचाओ, सीधे सीधा आंसर क्या मार्क करके आओगे, डी, ठीक। और ये गलत है गलत मार्क किया हुआ है, तो आंसर क्या आया, ऑल ऑफ द अबव।
चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस इज सिग्नल बाय 2 इनिशिएटर कोडॉन। अब वापस तुम्हारी बुक में एक ही के बारे में मेंशन्ड है, पर यहाँ से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई कि AUG तो है और कभी कभी कौन करता है, GUG या फिर वैलिन भी करता है, ठीक है। GUG बोलो या वैलिन कोडॉन बोलो। AUG सर्व 2 मेन फंक्शन, इट इज, अब इसी को तुमने पढ़ा था, डुअल फंक्शन करता है। एक तो इनिशिएटर कोडॉन भी है और साथ में दूसरा क्या काम करता है, मीथियोनिन के लिए कोड करता है। इट सिग्नल द स्टार्ट ऑफ ट्रांसलेशन एंड कोड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द मीथियोनिन इनटू द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। AUG कोड फॉर मीथियोनिन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि क्या होते हैं, कोड्स यूनिवर्सल होते हैं। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, द फिनोमिना वेयर इन द ओवरी डेवलप इनटू अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। अब याद रखो, ओवरी क्या बनाएगा, ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है, और ओवरी क्या बनाता है, जल्दी बताओ, फ्रूट बनाता है। तो आंसर क्या हुआ, पार्थिनोकार्पी। अगर याद होगा ऐसे ही सेम क्वेश्चन था, बट वहां पे उन्होंने बोला था सीड बना था विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो सीड बनता है किससे, ओव्यूल से। उस कंडीशन में उसको क्या बोलोगे, अपोमिक्सिस बोलोगे, पर यहाँ पे वो फ्रूट बना, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो आंसर क्या हुआ, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी इज द फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। याद करो, मैं बोल रही हूँ सीड बन जाना, ठीक है, पर विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एपोमिक्सिस, दो अलग अलग कंसेप्ट है, ठीक। द फ्रूट डेवलपमेंट फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवरी आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोजेनेसिस भी होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे कुछ हो गए लिजार्ड्स और हनी बी की कहानी तो तुम ऑलरेडी सुन ही चुके होगे, पढ़ाई होगा तो उसमें आता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। अच्छा, नहीं बोलोगे नहीं पढ़ा है मैम, क्योंकि ये उस चैप्टर का पोर्शन है जिसमें से 12th बोर्ड में से तुमको हटा दिया गया था, मतलब उस चैप्टर को हटा दिया गया था। तो उस चैप्टर में तुमको हनी बी का रिलेशन मिल जाएगा, साथ में तुमको हनी बी के बारे में मेंशन जेनेटिक्स में भी किया गया था, जहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात की गई थी, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन, ठीक। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीज फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज। तो ये तुमको पता है, लैब जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो एक तो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर ही रहा है, मिल्क का जो प्रोटीन है उसका पार्शियल डाइजेशन भी हो रहा है, और साथ में कौन से विटामिन इंक्रीज कर रहा है, विटामिन B12। ये तो वापस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। Lactic acid bacteria or lactobacillus convert milk into curd. A small amount of curd which contain millions of larvae is added to fresh milk as inoculum or starter. अब याद रखना, इनोकुलम मतलब क्या, जैसे मम्मी को दही जमाना है तो वो क्या करती है, नया दूध लिया, फ्रेश दूध लिया, उसमें क्या किया, 1 चम्मच दही का उठाया डाल दिया, तो वो जो 1 चम्मच है ना उसको इनोकुलम बोलते हैं। इसमें क्या है, लैब है, मतलब लैक्टोबैसिलस है। वो क्या करेगा, इस शुगर में, मतलब जो लैक्टोज शुगर है उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और जो मिल्क का प्रोटीन है उसको भी पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा, और साथ में एक और चीज ऐड करेगा, क्या, विटामिन B12। तो देखो, then these bacteria multiply at suitable temperature and convert milk into curd and thereby improve its nutritional quality by increasing the content of vitamin B12। ठीक है, चलो मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन इज ड्यू टू फैसिलिटेट। अब बताओ, सबसे पहले जैसे ही हीट शॉक बोला क्या क्या याद आया, कि मैम सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर सेल है उसको किस में रखा जाता है, 0 डिग्री टेम्परेचर में, फिर एकदम ट्रांसफर कर दिया जाता है 42 डिग्री सेल्सियस पे, और वापस लेके आते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। इस केस में परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हम चाहते हैं कि जो फॉरेन डीएनए है वो सेल के अंदर एंटर कर जाता है, न्यूक्लियस के अंदर भी एंटर कर जाता है, या फिर डाइवेलेंट केटाइन के साथ ट्रीटमेंट करके। तो बताओ, ये सारा हीट शॉक हुआ किस चीज के लिए, सेल को कंपीटेंट बनाने के लिए। तो ये वर्ड कहीं आना चाहिए तुम्हारे ऑप्शन में, देख लेते हैं। बाइंडिंग ऑफ डीएनए टू द सेल वॉल, नहीं। ओके, अपटेक, बाइंडिंग नहीं करना है, अपटेक करवाना है, अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, हाँ बोल सकते हैं, और अगर बेटर आंसर मिला तो उस पे जाएंगे। अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांजिएंट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, अच्छा। एक्सप्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, नहीं। क्या रहा आंसर, अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांजिएंट पोर इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, क्योंकि एट द एंड सेल वॉल क्रॉस करनी है, फिर सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है, और एट द एंड कहाँ जाना है। देखो बात समझो, अगर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से कराना ही होता तो
ट्रांसपोर्ट प्रोटीन तो वैसे ही ऑलरेडी ओपन थे ना, जैसे हो गया तुम्हारे एक एक्वापोरिन जो वाटर मॉलिक्यूल का अलाउ करता है, तो डीएनए तो वैसे ही उस वाटर मॉलिक्यूल एक्वापोरिन से निकल जाता, बट सिंस वो नहीं जा पा रहा है, मतलब सेल वॉल उसको क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, इसलिए सेल वॉल में पोर क्रिएट्स करने हैं ताकि वो सेल क्या कर ले, उस डीएनए को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, अपटेक कर ले, उसका मतलब कॉम्पिटेंट सेल बना रहे ताकि वो सेल फाइनली क्या बन जाए, एक रिकॉम्बिनेंट सेल बन जाए। ठीक, इन केमिकल मेथड द सेल इज ट्रीटेड विद स्पेसिफिक concentration of divalent cations such as calcium which increase the pore size in cell wall। तो याद रखना है सेल वॉल में एक्शन हो रहा है। ठीक, the cell are incubated with recombinant DNA on ice followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius and then putting back in on ice। this is called heat shock method। the bacteria now take up these recombinant DNA। हुआ क्लियर? मूव करें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सॉन शो मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो बताओ सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी किस में मिलती है। अब तुम ध्यान से देखोगे तो अगर याद होगा तो टैक्सॉन बोला है, और जो तुम्हारे सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी किस में मिलती है, तुम्हारे बीटल्स में। अब बोलोगे मैम इंसेक्टा का तो हमने सबसे ज्यादा पढ़ा है कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, करेक्ट। तो इंसेक्टा जैसे ही बोला तो फिशेस कैंसिल हो गई, ऑर्किड्स कैंसिल हो गए। अब बोलोगे मैम बीटल्स और एंड्स में किस में कंफ्यूजन है, तो करेक्ट आंसर क्या है तुम्हारा, बीटल। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, याद करनी है। ठीक, Beetles show maximum diversity in species as it represent the largest order of Insecta। ठीक, मतलब इंसेक्टा तो आर्थ्रोपोडस तो खुद ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम वो फाइलम है जो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी शो करता है, उसमें से भी इंसेक्टा में से सबसे ज्यादा कौन सा शो करता है, बीटल्स शो करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। तो जल्दी बताओ आरएनए पॉलीमरेज क्या कैटलाइज करता है, मेन काम करता है। देखो इनिशिएशन से पे तो वो सिर्फ अटैच होता है, फिर उसके बाद टर्मिनेशन पे रुक जाता है। मेन क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरल जीन का क्या कर रहा है, वो इलोंगेशन कर रहा है, उसको रीड कर रहा है, इसीलिए इनिशिएशन पे वो सिर्फ अटैच हो रहा है, याद रखो। सिमिलरली टर्मिनेशन पे वो निकल रहा है। वो पूछ रहे बताओ कैटालिसिस किसका कर रहा है, जो डीएनए में जो मेन काम की चीज लिखी हुई है, मेन काम की चीज कहां लिखी रहती है, स्ट्रक्चरल जीन में। याद करो पहले क्या होता है, प्रमोटर रीजन जिसमें सिग्मा फैक्टर जुड़ता है, जैसे ही जुड़ता है वो बोलता है ओ पॉलीमरेज भैया है ना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ के जुड़ जाओ, तो सिर्फ जुड़ ही गया है, उसको बोलते हैं क्या, इनिशिएशन। पर मेन कहानी, मेन फंक्शन वो उस पॉलीमरेज का कहां से शुरू होता है, जब वो स्ट्रक्चरल जीन पे आता है और वो जीन रीड करना शुरू करता है और एमआरएनए बनाना शुरू करता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलोंगेशन। जैसे ही वो पहुंचता जाता है एंड में, टर्मिनेशन साइड पे कौन रहता है, रो फैक्टर। वो बोलता है रुक जाओ, बस हो गया, अब कुछ नहीं करना है, यहीं रुकना था, यहीं तक रुकनी थी कहानी। ठीक है, तो वो वहां से निकल गया। ठीक, आई बात समझ में। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ तुम्हारा, इलोंगेशन। द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डीएनए को पढ़ रहा है और आरएनए बना रहा है। यही नाम अगर दूसरा होता, अगर कहाँ हम पढ़ते रेप्लिकेशन में, वहां क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक, हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन बाय कैटलाइजिंग द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5' to 3' और वो भी कहाँ पे, सिर्फ इलोंगेशन करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 36, इन अ फ्लावर इफ द मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म मेगास्पोर विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, मतलब मेगास्पोर मदर सेल होती है डिप्लॉयड 2n, मियोसिस हुआ नहीं, मतलब रिडक्शनल डिवीजन हुआ नहीं, n बना नहीं, 2n का 2n ही बन गया। ठीक है, एंड इफ वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, अब 2n का 2n बना, सामने का एम्ब्रियो सैक भी अभी 2n ही है, पूरा का पूरा 2n है, बाप रे। इट्स 2 न्यूक्लियाई वुड बी, अरे बाबा 2 न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई होना चाहिए था n, अब वो बन जाएगा 2n, दूसरा न्यूक्लियाई भी 2n। तो वो पूछ रहे बताओ क्या कंडीशन रहेगी, तो दोनों के दोनों क्या रहेंगे, डिप्लॉयड रहेंगे। देखो ओरिजिनली जो तुम्हारे दो सेंट्रल के न्यूक्लियाई रहते हैं वो कैसा रहता है, हैप्लॉइड रहता है। क्यों हैप्लॉइड रहता है, क्योंकि इसका क्या हुआ था, रिडक्शनल डिवीजन हुआ था। किसका हुआ था रिडक्शनल डिवीजन, यही मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी जिसको बोलते हैं ना, ये इसका क्या कैसा डिवीजन हुआ था, रिडक्शनल डिवीजन, मतलब मियोसिस हुआ था। 2n का क्या बना था, 2n का n बना था। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये हो ही ना, ये होगा ही नहीं, तो सारा का सारा, मतलब अगर मैं एक एम्ब्रियो सैक देखूं तो ये जो तीनों एंटीपोडल है ये भी 2n 2n 2n, जो बीच में दो सेंट्रल न्यूक्लियाई है वो भी 2n 2n, जो यहाँ पे दो सिनर्जिड्स है वो भी 2n 2n, जो एग है वो भी 2n, बाप रे। हाँ, पर अगर याद करो, अच्छा मैं पूछूं अगर क्या ये पॉसिबल है,
तो देखो 2n तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ प्लांट्स में क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी जरूर होती है और वो प्लांट सर्वाइव भी कर जाते हैं, पर ऐसा एनिमल्स में नहीं होता, ठीक है। वो जो पर्टिकुलर सेल है वो डिग्रेड हो जाएगा, ठीक। तो आंसर क्या रहा कि बीच के जो सेंट्रल सेल के जो न्यूक्लियाई वो कैसे रहेंगे, डिप्लॉइड। चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन सम स्पीशीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब क्या बोल रहे हैं वो जल्दी बताओ। वो बोल रहे हैं पार्थिनोजेनेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। ओके, इट इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर और इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। इन सम स्पीशीज लाइक सिट्रस प्लांट, सिट्रस मतलब जो हमारे जिसमें सिट्रिक एसिड रहता है, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ऑरेंज हो गया, ऑरेंज संतरा एक ही हुआ, ठीक है, मौसम भी हो गया, ठीक। न्यूसिलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो sac start dividing and develop into embryo. It occurs in the megaspore mother cell without undergoing meiosis and produce diploid embryo sac through mitotic division. याद रखना meiosis reductional division होता है, mitosis मतलब equatorial division रहता है. It helps in preservation of desirable character for an indefinite period. Thus, it can be concluded that apomictic series produce a diploid cell. Haploid cell will be formed during sexual reproduction when cell will undergo meiosis. तो यहीं पे तुम पढ़ चुके हो, एपोमिक्सिस भी पढ़ चुके हो और पार्थिनोजेनेसिस भी पढ़ चुके हो। पार्थिनोजेनेसिस मतलब ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब मेल गैमेट की जरूरत ही नहीं है, फीमेल नहीं एक अगला ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर दिया। अब ये तुम पढ़ चुके हो कि किस में होता है, कुछ लिजार्ड्स में होता है, हनी बी में होता है, पर प्लांट्स में तो होता ही है, जिसको हम एपोमिक्सिस भी बोलते हैं और या फिर पार्थिनोकार्पी भी बोलते हैं। अगर सीड बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस। अगर फ्रूट बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसको क्या बोलेंगे हम, पार्थिनोकार्पी। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज पेस्टिसाइड। नॉट वर्ड है तुम्हारे की वर्ड है, वो पूछ रहे बताओ इनमें से कौन सा पेस्टिसाइड जिसे यूज नहीं कर सकते। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तुम ऑलरेडी सारी चीजें अलग अलग जगह पढ़ चुके हो। तो ज़ैंथोमोनास जो है वो तुमने कहीं भी नहीं पढ़ा एज अ पेस्टिसाइड। अगर याद करो बैसिलस thuringiensis बेसिक बीटी कॉटन है, वो तो पेस्ट रेजिस्टेंट ही प्लांट को बनाता है, तो ये तो बनाता है, पूछा है नॉट, हटाओ। ट्राइकोडर्मा ये भी तुम पढ़ चुके हैं बायो फर्टिलाइजर वाली जगह पे, जहां पे वो रूट बॉर्न डिजीज से रेजिस्टेंस दिलवाता है प्लांट्स को, तो ये भी है, पर पूछा है नॉट, हटाओ। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस ये तो पूरा वही जीनस है, ठीक है, याद करो। तो ये भी है जिसमें कौन आता है, ग्लोमस आता है। ग्लोमस कौन, माइकोराइज आता है, जो क्या करवाता है, फॉस्फोरस का तो एब्जॉर्प्शन कराता है, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, पर साथ में एक सैलिनिटी से, ड्रॉट से और रूट बॉर्न डिजीज से क्या करवाता है, रेजिस्टेंस दिलवाता है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, बायोपेस्टिसाइड्स, ठीक। तो ऑप्शन क्या हुआ, ज़ैंथोमोनास। चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या है ज़ैंथोमोनास। एक बैक्टीरियल स्पीशीज है दैट कॉज वैरायटी ऑफ प्लांट डिजीज। भैया प्लांट बीमारियां और कराता है, रेजिस्टेंट किससे नहीं दिलवा रहा, ठीक। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 38 पे। डैश इज द फर्स्ट मेजर कॉज ऑफ स्पीशीज एक्सटेंशन। अब याद करो तुमने स्पीशीज एक्सटेंशन के 4 रीजन पढ़े थे, इवल क्वाड्रेंट बोलते हैं। सबसे पहला वाला, उसको सब फर्स्ट भी बोल सकते हैं, मेजर कंसर्न भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन हो गया, बस ढूंढना है क्या है, लिखा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हो गया तुम्हारा थर्ड ऑप्शन, ठीक। अब ये अपन को सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार सीक्वेंस के फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताओ सबसे पहला क्या था, फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस। इसका एग्जांपल क्या पढ़ा था तुमने, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। दूसरा क्या पढ़ा था तुमने पढ़ा था एलियन स्पीशीज का इन्वेजन, ठीक। तीसरा क्या पढ़ा था, जिसमें तुमने नाइल पर्च का एग्जांपल पढ़ा था। तीसरा तुमने पढ़ा होगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन करे, और आखिरी पढ़ा था को एक्सटेंशन। तो ये सीक्वेंस याद करना इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों रीजन है, पर मेजर कंसर्न या प्राइमरी कंसर्न कौन सा है तुम्हारा, फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अब ये मत बोलना मैंने फ्रेगमेंटेशन कहाँ लिखा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन तो लिखा है, वापस वही चीज है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक। एक्सप्लेनेशन देख लो। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज द फर्स्ट मेजर कॉज ऑफ स्पीशीज एक्सटेंशन। मूव करें आगे, क्वेश्चन नंबर 39। For the Mn blood group system, the frequency of M and N allele are 0.7 and 0.3 respectively. ठीक है। The expected frequency of Mn blood group bearing organism is likely to be। अब ये तुमको बताना है कि जो Mn blood group है, ये सेम वैसी कुछ कंडीशन है कि A blood group बोला कि इसकी इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, B का इतना है, और दोनों का बताओ, दोनों का जॉइंट की कितना फ्रीक्वेंसी, कितना परसेंटेज बनेगा। तो सेम यहाँ पे सेम ऐसे कुछ बोल रहे हैं वो कि Mn blood group है, उसमें M की फ्रीक्वेंसी है 0.7, दूसरी की है 0.3। अब बताओ दोनों का मिला के एमएन ब्लड ग्रुप के कितना ज्यादा परसेंटेज की फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो चलो देखते हैं।
तो चलो देखते हैं, अगर याद होगा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे कौन से, एलिलिक फ्रीक्वेंसी वाली इक्वेशन से। तो अगर मान लो कि जो m और n है वो m रिप्रेजेंट करता है p को, n रिप्रेजेंट करता है किसको, q को। ठीक है, n अच्छे से बना देती हूँ, नहीं तो बोलोगे कैसे n बना रही हूँ मैम। देखो तो इसकी इक्वेशन क्या आती है, बायनॉमियल इक्वेशन आती है, कौन सी, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर गिव्स आउट 1। तो अगर ध्यान से देखोगे तो उन्होंने एलील्स दिया हुआ है कि जो तुम्हारा p है वो कितना है, 0.7 है, 3 कितना है, मतलब 0.3 किसका है, Q का है। तो अब बेसिकली वो क्या पूछ रहे हैं, MN ब्लड ग्रुप के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो इसके बारे में पूछ रहे हैं। पर याद रखना है सिर्फ PQ मतलब 0.7 इंटू 0.3 नहीं करना है, उसको मल्टीप्लाई भी करना है किससे, 2 से। तो अगर तुम सेम चीज इक्वेशन में रखोगे तो 0.7 एंड 0.3, तो देखो जरा ये आ गया तुम्हारा 21, मतलब 2.1 और इंटू 2 करोगे तो फाइनल आंसर तुम्हारा कितना मिलेगा, 42। अब 4.2 है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 42%। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वही चीज़ है, जो इक्वेशन है p प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बाइनोमियल इक्वेशन है। तुम्हारा mn निकालने के लिए बोला है जो किसके बराबर है, 2pq। तो फाइनल रिजल्ट कितना आया तुम्हारा, डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 42%, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए बोला है, डिवाइडेड बाय नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 100 है ना। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ एपिकल्चर इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिश। तो इनमें से कौन सा कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिश के लिए यूज किया जाता है, तो ये तो डायरेक्ट याद रखना है, क्या है तुम्हारा, वैक्स। ये वही वैक्स है जो जनरली जो पॉलिश रहता है उसमें भी वही वैक्स यूज करते हैं। इनफैक्ट जो लिपस्टिक्स रहता है उसका बेस भी बहुत बार इसी वैक्स का दिया हुआ रहता है। ठीक, चलो apiculture also called as beekeeping is a process of rearing and management of honeybee for commercial production of the following: bee wax, it is used in industry for preparation of cosmetics and polish for various kind. Honey, it is a food high nutritive value and also find use in indigenous system of medicine. Royal jelly, it is an extraordinary source of food for queen bee. It is rich in nutrient values and is believed to be potent antioxidant. Oil is not been considered as a product of apiculture. Oil तो है ही नहीं, सिर्फ तीन ही तो चीजें निकलती हैं, कौन सा, एक तो वैक्स हो गया, एक तो हनी हो गया और तुम्हारा रॉयल जेली। अगर तुमने पढ़ा होगा तो एक बी ब्रेड करके भी प्रोडक्ट होता है जो तुम्हारे एपियरी में बनता है, जो जनरली वर्कर बी को खिलाया जाता है। ठीक है, ये सब कहाँ मिलेगा, ये सब वो पोर्शन है जो है डिलीटेड वाली जगह से, है ना। जो 12th चैप्टर है तुम्हारा, 12th नहीं, जो तुम्हारा 9th चैप्टर है एनसीईआरटी का, वो डिलीटेड है, उसमें तो तुम्हें एपिकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर उसके बारे में मेंशन मिलेगा। ठीक, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41, राइजिंग ऑफ डो इज ड्यू टू। तो याद करो डो क्यों हो रहा है, राइज क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे कैसा कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो सीधा सा लॉजिक हो गया, राइज डो राइज हो रहा है, या फिर तुम्हारा ब्रेड का स्पॉन्जिनेस, या फिर चीज के अंदर जो होल्स है, मोर स्पेसिफिकली स्विस चीज के अंदर सिर्फ एक ही रीजन है जिसका नाम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सैक्रोमाइसिस सर्विसी, जिसको क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट, और एक और नाम है ब्रूअर्स ईस्ट, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ fermentation. It causes puffing up of the dough and make it soft and spongy. It is used to make food like idli, dosa, bread and cheese also. ठीक, और बाकी एथेनॉल का भी प्रोडक्शन होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब एक बात बताओ, तुमने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज अगर प्रेजेंट है किसी पॉपुलेशन में, फिर वो भले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ही क्यों ना हो, तो वो किसका रिजल्ट होता है, म्यूटेशन का रिजल्ट होता है। अच्छा, बाय चॉइस म्यूटेशन होता है क्या, नहीं। कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल और स्लो रहता है, धीरे धीरे धीरे। ये अलग बात है कि जब सारी चीजें एक साथ आ गई, मतलब एनवायरमेंट वैसा बन गया या फैक्टर्स ऐसे क्रिएट हो गए, तो वो जीन खुद ने एक्सप्रेस कर दिया। तो वही लॉजिक पूछा है उन्होंने कि बताओ अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, पहले से वो म्यूटेशन हो रखा था, अब जैसे ही उसको मौका मिला, जैसे इतनी सपोज करो इतना सारा बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ठीक है, बहुत सारी बैक्टीरिया की कॉलोनी है, अब पर्टिकुलरली इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था पर कभी एक्सप्रेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कभी भी ये सारा बैक्टीरिया की कॉलोनी एंटीबायोटिक से इंटरैक्ट ही नहीं की, या इनके सामने कभी भी एंटीबॉडी आया ही नहीं, एंटीबॉडी नहीं, एंटीबायोटिक्स आया ही नहीं। पर जैसे ही एंटीबायोटिक, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स इनके ऊपर डाल दिया गया,
ठीक है, तो हुआ क्या, अब इस वाले बैक्टीरिया के पास पहले से वो चेंज था, म्यूटेशन था या वेरिएशन था, लो ये जिंदा रह गया, बाकी सारे बैक्टीरिया मर गए। अब होगा क्या, उस एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में बाकी सब तो खत्म हो जाएंगे, पर ये वाला बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बढ़ाने लगेगा, मतलब पॉपुलेशन बढ़ाने लगेगा। तो वही तो पूछा है उन्होंने कि बताओ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होने का रीजन क्या है। एडेप्टिव रेडिएशन नहीं, ओके, ट्रांसडक्शन नहीं, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, हाँ, क्योंकि यही तो क्या बताता है, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन को बोलने का दूसरा तरीका क्या है, वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। और सडनली हुआ है क्या, म्यूटेशन जरूर सडन होता है, पर किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी पॉपुलेशन में वो एक्सप्रेस कैसे होगा, धीरे 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 एवोल्यूशन के साथ, है ना, और डायरेक्शन लेस होता है। और आखिरी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, म्यूटेशन के कारण या फिर प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से है, और वेरिएशन हुआ क्यों, म्यूटेशन के कारण। ठीक, चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आर द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया दैट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक, क्योंकि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो हम तो मरेंगे नहीं, हम मतलब बैक्टीरिया। ओके, अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन और म्यूटेशन विद द बैक्टीरियल पॉपुलेशन। व्हेन अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन एनकाउंटर अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, दोज सेंसिटिव टू इट डाई, बट सम बैक्टीरिया हैविंग म्यूटेशन मे रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक बिकॉज it is the bacteria that have a mutation in the DNA which code for one of those protein. The antibiotic cannot bind to the altered protein and the mutant bacteria survive. Soon the resistant providing gene become widespread and the entire population become resistant. अब इसका मतलब वो जीन नहीं फैला, वो फैला कैसे, बाकी जो बैक्टीरिया वो एंटीबायोटिक सहन नहीं कर पाए, मर गए, और जिन बैक्टीरिया के पास वो जीन था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, वो जिंदा रह गए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने को मल्टीप्लाई करना शुरू किया, और एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये हुआ कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो रेजिस्टेंट नहीं थी वो वाइप आउट हो गई, जो रेजिस्टेंट थी वो बच गई। तो वही उन्होंने लिखा है, एडेप्टिव रेडिएशन इज डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर व्हिच इज आल्सो नोन एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। याद करो, होमोलोगस ऑर्गन में तुमने पढ़ा था कि सोर्स सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, एनाटॉमी सेम है, पर फंक्शन क्या कर रहे हैं, अलग अलग। डाइवर्जेंट जिसका सोर्स सेम है पर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, अलग अलग फंक्शन कर रहा है। ट्रांसडक्शन क्या होता है, is a process whereby foreign DNA is introduced into another cell via viral vector. ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 43, माइकोराइजा डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट इन। अब तुम्हें पता है तुम माइकोराइजा कहां पढ़ चुके हो, सबसे पहले फास्फोरस एब्जॉर्ब कराता है, दूसरा सैलिनिटी और ड्रॉट से रेजिस्टेंट बनाता है, तीसरा रूट बॉर्न डिजीज से भी रेजिस्टेंट करता है वो प्लांट को। ये तीन ही फंक्शन पढ़े थे, मतलब सीधा सा लॉजिक है, इन तीन के अलावा जो भी लिखा है वो तुम्हारा आंसर हो गया। चलो देखते हैं, एनहांसेस इज पॉपुलेशन अपटेक कैपेसिटी, हाँ बिल्कुल सही, पर वर्ड है डज नॉट तो इसको हटाओ। इंक्रीजेस इट्स टॉलरेंस टू ड्रॉट, हाँ बिल्कुल सही, पर पूछा है डज नॉट, हटाओ इसे। एनहांसिंग इट रेजिस्टेंट टू रूट पैथोजन, अब रूट पैथोजन बोलो या रूट बॉर्न डिजीज बोलो, हाँ बिल्कुल सही, पर पूछा है डज नॉट, मतलब आंसर क्या बच गया, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट। भैया वो पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं है, बीमारी से रेजिस्टेंट करता है, पेस्ट से नहीं। तो चलो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फंजाई फॉर्मिंग symbiotic association with the roots of higher plant called mycorrhiza vam, for example glomus। the कौन से जीनस को बिलोंग करता है, ग्लोमस को, ठीक। the fungal hyphae symbiote in this association absorb phosphorus from soil and passes it to the plant. Plants having such association show other benefit also, such as resistance to root-borne pathogen, tolerance to salinity and drought, and an overall increase in plant growth and development. Mycorrhiza does not help the host plant in increasing it resistant to insects. हो गया क्लियर। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। तो जिन लोगों को असर्शन रीजन आता है तो क्या टेक्निक मैंने बताई थी कि असर्शन पहले सेंटेंस पढ़ो, अगर सही लग रहा है तो फिर आगे बढ़ो, अगर ये सेंटेंस ही गलत लग रहा है तो किस पे जाओगे, डी पे। तो चलो पहला स्टेटमेंट ही कर लेते हैं, सैक्रेड ग्रुप्स आर हाईली प्रोटेक्टेड, हाँ बिल्कुल सही। तो क्या करोगे अब इसके बाद, लगाओगे वर्ड बिकॉज और फिर आंसर बोलोगे क्यों, क्योंकि सैक्रेड ग्रुप वो पार्ट होता है फॉरेस्ट का जिसमें उन कुछ
जो लोग रह रहे हैं उनके कुछ रिलीजियस या स्पिरिचुअल अटैचमेंट होता है, और उस केस में उस एरिया को बचाने के चक्कर में वो बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज को भी क्या कर लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं। ठीक, चलो अब जो मैंने सब कुछ बोला वो लिखा होना चाहिए किसमें, रीजन में। अगर वही लिखा हुआ मिला, लैंग्वेज अलग हो सकती है, तो तुम्हारा आंसर क्या हुआ, ए। अगर वो लिखा हुआ नहीं मिला और कुछ मिला तो आंसर क्या होगा, बी। और जो लिखा हुआ था सब गलत छलत बकवास लिखा हुआ था, तो क्या आंसर आएगा, सी। देखो, दे आर ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस, बोला ही रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस टू द कम्युनिटीज, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हुआ, ए। चलो मूव करते इसके एक्सप्लेनेशन पे। सेक्रेड ग्रुप्स आर हाईली प्रोटेक्टेड बाय सर्टेन कम्युनिटी बिकॉज दे आर ऑफ ग्रेट रिलीजियस इम्पैक्ट टू द कम्युनिटी। दे हैव सिग्निफिकेंट रोल इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू मतलब उसी जगह कंजर्व करो। इन सीटू का एग्जाम्पल हो गया नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, हॉटस्पॉट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखना सफारी पार्क नहीं बोल रहे, सेंचुरी बोल रही हूँ, ठीक है। और तुम्हारा सेक्रेड ग्रुप्स। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा याद करो, तुम्हारे 12th बोर्ड में इंसीटू और एक्सीटू का भी डिफरेंस पूछा था, यही तो लिखना था। देखो सब कुछ वही है, बस उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो अगर याद होगा, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम पहले के बिग मॉक में सॉल्व कर चुके हैं कि हमें बस ये देखना है कि सारे के सारे क्या है, एसटीडीज है। तो क्लू क्या है, देख लो भैया, मलेरिया नहीं है एसटीडी, तो ये ऑटोमेटिक हट गया। यहाँ देखोगे तो कैंसर भी नहीं है एसटीडी, तो ये ऑप्शन भी हट गया। तो बचा क्या तुम्हारा, वापस कौन सी मेथड लगाई, डिडक्शन मेथड। तो आंसर हुआ डी, गोनोरिया, सिफिलिस एंड जेनिटल हर्पीस। गोनोरिया caused by and gonorrhea, syphilis caused by ट्रेपोनीमा पैलेडियम एंड जेनिटल हर्पीज कॉज्ड बाय HSV2। तो ये तो अपन को याद रखना है कि तीनों के तीनों क्या एसटीडी हैं। चलो मूव करते हैं अगला केस स्टडी बेस पे वापस। बहुत बार केस स्टडी बेस तुम लोग को लगता है कि अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज नहीं है। हाँ, कभी कभी कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं केस स्टडी बेस में से, पर अपन को याद रखना है कि बहुत बार वो कंफ्यूज करने के लिए, पेपर का लेवल टफ करने के लिए केस रीडिंग पैसेज कुछ और देंगे और क्वेश्चन तो वही पूछेंगे जो उनको पूछना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का केस स्टडी based questions. Growth of population with time shows specific and predictable pattern. Two types of growth pattern of population are exponential and logistic growth. पता है exponential को ही क्या बोलते हैं, J shaped curve. Logistic को क्या बोलते हैं, S shaped curve. एक और नाम सिग्मॉइड शेप कर्व, एक और नाम रियलिस्टिक शेप कर्व। जनरली सारी पॉपुलेशन का कैसा ग्रोथ कर्व होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। कितने स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं, लैग, लॉग, फिर जहां पे इक्विलिब्रियम पे आने लगता है, फिर मतलब स्टेबल और फिर डिक्लाइन। ठीक, वही एक्सप्लेनेशन सिर्फ 2 स्टेज में होता है, ठीक है। अच्छा एक और बात बताओ, एक्सपोनेंशियल कब होगा, जब रिसोर्सेज रहेंगे अनलिमिटेड और कोई प्रीडेटर नहीं रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, ठीक है। आगे, when resources in the habitat are unlimited, each species has the ability to realize fully its innate property to grow in number. यही तो बोला अभी देर से। Then the population grows in exponential fashion. When the resources are limited, growth curve show an initial slow rate and then it accelerate and finally slows, giving the growth curve which is sigmoid. तो देखो वही चीज है, हमने अच्छा हुआ पूरा रिवाइज कर लिया, तो वही चीज लिखी हुई है। अब पता है कि अंदर का क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। चलो मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे, मतलब इसी जो केस स्टडी है उसका पहला क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, पढ़ लो, मतलब 3 करेक्ट होंगे, 1 इनकरेक्ट होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व ऑकर इन ऑर्गेनिज्म सच एज लेमिंग, लेमिंग मतलब रोडेंट्स। हाँ लेमिंग में होता है, जैसे अब खाना अनलिमिटेड है, कोई प्रीडेटर नहीं, बस खाते चल रहे खाते चल रहे खाते चल रहे, अपनी तादाद बढ़ाते चल रहे। जैसे देखा होगा एक चूहा आता है और उसके बाद ढेर सारे चूहे आ जाते हैं। उसका रीजन ही है ना कि रोकने वाला कोई नहीं है। जो तुम्हारा घर है, घर के नीचे जो फूड है वो क्या अनलिमिटेड रिसोर्सेस है। हाँ ये अलग बात है, अगर बिल्ली पाल ली तो फिर क्या आ जाएगा, प्रीडेटर आ जाएगा, चेक करने वाला आ जाएगा। तो कुछ हद तक तो सही है, चलने दो आगे। अब बोलोगे मैम पर हमेशा जरूरी थोड़ी ना है कि प्रेडेटर हो ही ना, करेक्ट। पर अभी अपने पास क्या है, अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट मिल गया, इससे ज्यादा करेक्ट मिल गया तो हम उस पर शिफ्ट कर जाएंगे, नहीं मिला तो फिर इसको रखेंगे, ठीक। चलो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज मोर रियलिस्टिक। हाँ लॉजिस्टिक का दूसरा ही नाम तो हमने बोला था रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व, तो ये तो सही है, पूछा इनकरेक्ट है, हटाओ इसे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व हैज 2 फेज, लैग एंड लॉग। हाँ बिल्कुल सही, वही लॉजिस्टिक में 4 होते, तुम्हारी बुक में 3 के बारे में बात किया है, पर हम 4 पढ़ चुके हैं, तो ये भी बात सही है, पूछा क्या है, इनकरेक्ट है। अब आखिरी पे डिपेंड होगा
कि ऊपर वाला चूज करना है कि नहीं करना है। इन लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन पासेस वेल बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम। अगर याद होगा तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का जब हम बनाते थे कुछ इस तरह के सा बनाते थे और यहाँ जो लाइन खींचते थे उसको हम के लिखते थे। के मतलब क्या? कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी से कभी भी वो पॉपुलेशन ऊपर हो ही नहीं सकती, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ही है कि वो पर्टिकुलर हैबिटेट उस पर्टिकुलर स्पीशीज के कितने इंडिविजुअल या पॉपुलेशन सस्टेन कर सकती है। टॉलरेट नहीं बोल सकते, सस्टेन कर सकती है मतलब प्रोवाइड कर सकती है सारे रिसोर्सेज की वो जिंदा रहे। तो एक पर्टिकुलर नंबर है ना, जैसे वो नंबर छू जाएगा फिर रिसोर्सेज शॉर्ट होने लगेंगे और लोग मास डेथ है ना होने लगेगी। तो कैरिंग कैपेसिटी से तो कभी भी कोई भी चीज एक्सीड नहीं कर सकती। अब बोलोगे मैम फिर ऐसे तो इंसान भी तो एक्सीड कर रहा है। इंसान एक्सीड कर रहा है क्यों? क्योंकि उसके पास मेडिकल फैसिलिटीज है, पर एक टाइम आएगा जब ये अर्थ भी एक पर्टिकुलर नंबर ही टॉलरेट कर पाएगी ह्यूमंस का। अब तुम खुद सोचो, हर जगह हम दिख रहे हैं। फॉरेस्ट को हमने चॉप करके क्या बना दिया? फार्म्स बना दिए। फार्म्स जहां पहले थे उनको चॉप करके क्या बना दिया? फार्म हाउस बना दिए। फार्म हाउस जहां पहले थे उनको हटा के क्या बना दिया? पूरा का पूरा बिल्डिंग खड़ा कर दिया। फिर एट द एंड जब तुम्हारा जो मेन बेसिक रिसोर्स है जो बहुत वैसे भी 33% ही होना चाहिए होल वर्ल्ड में, जिसका नाम फॉरेस्ट है, जो तुम्हारे न्यूट्रिएंट साइकिल, वाटर साइकिल, फिर उसके बाद सारी चीजों को कंट्रोल करता है। अगर वही मेन रिसोर्स हट गया तो जितने ऑर्गेनिज्म यहाँ रह रहे हैं एट द एंड उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। सीधा सा तो लॉजिक अभी देखने को मिल रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। एट द एंड इतना नंबर बढ़ा दिया हमने, इतना पोल्यूशन कर दिया कि वापस नेचर को ही डैमेज कर रहे हैं, तो नेचर रिवर्ट में भी तो देगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम अपनी केयरिंग कैपेसिटी एक्सीड कर चुके हैं, इसलिए हम अब क्या करें? हर जंगल काट के वहां रहना शुरू कर रहे हैं। अब एट द एंड वो जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा तो भले केयरिंग कैपेसिटी से ऊपर उठ चुके हैं, पर एट द एंड हमको ये इफेक्ट करेगा। और हो सकता है कोई बड़ी जैसे अभी हुआ था कोरोना के केस में, वो पैंडेमिक के फॉर्म में या कोई नेचुरल डिजास्टर के फॉर्म में सामने आएगा और वापस केयरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होके वापस वहीं चली जाएगी। ठीक, चलो, पर ये भी है कि अगर इस टाइप के कोई पैंडेमिक आते हैं तो होता है कि जो जितनी पॉपुलेशन बच गई अब उसको भी सफर करना है। ठीक है, तो जिसका आंसर, तो चलो आंसर देखते हैं। वही जो बोला था, केयरिंग कैपेसिटी से कभी भी लॉजिस्टिक ग्रोथ में बियॉन्ड जा ही नहीं सकता। तो इन लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन डोंट क्रॉस बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम, नहीं जाता बाबा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन। करेक्ट पूछा है तो ये हुआ कीवर्ड दैट रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। तो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व बताना है, तो जिसमें केयरिंग कैपेसिटी का कोई लेना देना नहीं, मतलब के तो होना ही नहीं चाहिए। तो देखो जरा, इसको लगाते हैं क्या शॉर्टकट। तो ये के है, मतलब ये के किसका पैटर्न होता है जल्दी बताओ? के होता है तुम्हारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में, तो ये तो बट ऑब्वियस नहीं है। अब ये है और साथ में ये है, अगर याद होगा ये तुमने ऑलरेडी तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत बोल्ड अक्षरों में दिया हुआ है। एक तो ये वाला जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी मेंशन है कहाँ पे? तुम्हारे ग्राफ के ऊपर ही, और ये वाला राइट अप वाले पोर्शन में मेंशन है। तो बट ऑब्वियस आंसर क्या हुआ? ए एंड सी। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। If any species is flourishing under unlimited resource, it would reach exponential growth, which can be depicted by the equation dn, मतलब कितना population density at a particular time is equal to r, जो intrinsic factor है, और क्या n, where n is population density at time t, r is intrinsic rate of natural increase. If we derive the integral from form of the exponential growth equation, it can be written as nt is equal to n naught e r t. So where nt क्या है? वापस वही population density after a time t, n naught is a population density at time 0, r क्या है? वही intrinsic rate of natural increase, e है base of natural log। ठीक, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48। तो देखो ये तो एकदम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन हो गए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही का वही उन्होंने उठा के पूछ लिया। द इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट वर्हस्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन। अब ये तो वही है, कौन सी वाली? ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व वाली पूछ रहे हैं। तो देखो dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, ब्रैकेट में k माइनस n अपॉन k। तो ये तो अगर तुमको याद होगा तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसका एक्सप्लेनेशन एज सच नहीं है, वो तो इक्वेशन एज इट इज ही तुमको याद करनी है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49, द पॉपुलेशन ग्रोथ इज जनरली डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, जो वही वर्हस्ट-पर्ल इक्वेशन। व्हाट डज आर रिप्रेजेंट इन द गिवन इक्वेशन? थोड़ी देर ही पहले बोला था आर क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर है या इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो ये भी क्या हुआ? वापस डायरेक्ट क्वेश्चन। तो अब तुम ध्यान से देखोगे पैरा में उन्होंने
अलग चीजें बोली हैं, पर पूछा वही है जो उनको पूछना है, इसीलिए जो केस स्टडी वो अनसीन पैसेज नहीं है। चलो हो गया क्लियर, मूव करें आगे। तो आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। अब आते हैं इस मॉक टेस्ट का सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। Study the population growth curve A and B in the given graph and select the incorrect statement। अरे तो वही ग्राफ है, थोड़ी देर पहले हमने बनाया था, सिर्फ हमें क्या करना है, एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करना है और समझना है कि अगर गलत लिखा है तो वही आंसर हो गया, क्योंकि इनकरेक्ट ही पहचानने के लिए बोला है। कर्व ए शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बिल्कुल सही। रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन dn/dt इज इक्वल टू rn, बिल्कुल सही, एकदम सही है। ओके, कर्व बी शो लॉजिस्टिक ग्रोथ, बिल्कुल सही। रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन dn/dt rn होना चाहिए था, k - n/k, ठीक है, रख लो, अभी कुछ लग रहा है गड़बड़ है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इज कंसिडर्ड एज मोर रियलिस्टिक दैन द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब ये बोल रहे हैं कि इसको ज्यादा कंसिडर किया जाता है रियलिस्टिक दैन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। अगर याद होगा तो हमने पढ़ा था कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का जो दूसरा नाम ही क्या होता है तुम्हारा, रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व। और ये बोल रहे हैं कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, सॉरी मैंने क्या बोला, कि जो तुम्हारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है उसका दूसरा नाम रियलिस्टिक होता है, करेक्ट। और वो क्या बोल रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का नाम है, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो एक्चुअल में रियलिस्टिक है। गलत गलत गलत, उल्टा लिखा हुआ है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को क्या बोलते हैं, एस शेप कर्व या फिर सिग्मॉइड या फिर रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व। और वो क्या बोल रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल का नाम है रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो यही क्या हुआ तुम्हारा आंसर। कर्व ए मतलब भाई एक्सपोनेंशियल की अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन पढ़ी थी, क्या, nt इज इक्वल टू एन नॉट ERT, तो एकदम सही है। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, वही है कि dn/dt rn अपॉन ब्रैकेट में k - n/k। तो ये वाला लाइन क्या है, गड़बड़ है, इसलिए जब तुम याद करते हो उसके अल्टरनेट नाम भी याद कर लिया करो, ठीक है। जैसे एक्सपोनेंशियल को क्या बोलते हैं, जे शेप कर्व, लॉजिस्टिक को क्या बोलते हैं, एस शेप कर्व, एक और नाम सिग्मॉइड, एक और नाम रियलिस्टिक। अच्छा बताओ कि कौन सा कर्व बनेगा जब अनलिमिटेड रिसोर्स हो गए, कोई प्रेडेटर नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। पर एक्चुअल में ऐसा होता है क्या, नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं, या स्टार्टिंग से ही लिमिटेड रहते हैं, प्रेडेटर भी रहता है, तो फिर मतलब उसको चेक करने वाला भी रहता है। तो किस टाइप का कर्व होता है, सिग्मॉइड शेप कर्व, ठीक है। सिंस रिसोर्स ऑफ ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट, फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नहीं, अनलिमिटिंग नहीं, लिमिटिंग, ठीक है, एंड बिकम लिमिटिंग सूनर और लेटर, सो द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर्ड एज मोर रियलिस्टिक। और यहाँ पे तुम्हारा जो मॉक टेस्ट है वो होता है खत्म। क्या करोगे, रिवाइज करोगे, याद करोगे, जो गलतियां हुई हैं उसको रेक्टिफाई करोगे। कैसे रेक्टिफाई करोगे, जाओगे तुम वेबसाइट पे, मैग्नेट ब्रेन्स पे, जैसे ही एंटर करोगे ये ऐसी तुम्हारी वेबसाइट का होम पेज आएगा, उस पर तुम CUET सिलेक्ट करोगे। अगर लग रहा है कि तुम्हारा कुछ 12 का एक टॉपिक कमजोर है, रह गया है, रिवाइज करना है, तो क्या करोगे, उठा के CBSE K-12 में जाओगे, ठीक है। सिर्फ मेरे ही सब्जेक्ट के लिए नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, जो इस भी सब्जेक्ट के लिए तुम CUET या कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, बस वहां पे वीडियोस लगी रहेंगी, उसमें सिलेक्ट करोगे और सुनना शुरू करोगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहना है और बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।